तो ये कहानी है एक ऐसे सुप्रीम लेवल स्वॉर्ड मास्टर की जो 188 साल की कल्टीवेशन और ग्लोरी के साथ अचानक मारा गया। और जब स्वॉर्ड मास्टर की मौत की खबर बाकी लोगों ने सुनी तो सभी लोगों ने स्वॉर्ड मास्टर के ट्रेजर के लिए लड़ने लगे, खासकर स्वॉर्ड मास्टर की 9 इंपीरियल स्वॉर्ड के लिए। लेकिन सबसे बड़ा झटका सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर को तब मिला जब उसने देखा कि उसके अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उस सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर की सोल ने एक लूजर सुजुआन की बॉडी में रिंकानेट हुआ। जबकि सुजुआन के बारे में बात की तो ये पहले स्वॉर्ड हाउस का मास्टर था, लेकिन किसी चलते इसने अपनी कल्टीवेशन बिगाड़ ली, जिसके चलते सुजुआन की जिस लड़की से शादी हुई वो लड़की और उसकी फैमिली मेंबर सुजुआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते। उदाहरण के लिए अगर आप किसी लड़की से शादी करके उसकी लड़की के घर जमाई बन जाओ तो कैसे उस लड़की के फैमिली मेंबर और बाकी लोग आपको ताना मारेंगे। कुछ इस तरह सुजुआन की भी कहानी है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे हमारा मेन कैरेक्टर लोग की ताने को सुनते हुए अपने पास्ट मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को कैसे रिकवर करेगा और साथ ही साथ अपने उन दुश्मनों से कैसे बदला लेगा। खासकर ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा जिन्होंने सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर को धोखा दिया था, उनसे आखिर सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर कैसे अपना रिवेंज लेंगे। सो अब बिना और देरी किए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक ऐसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर ट्रेजर के लिए फाइट चल रही थी, जबकि हम उसी जगह पर एक होल का सीन देखते हैं जिसके अंदर एक कॉफिन रखा हुआ था और उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। तभी उस लड़की ने अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए कहा, आपने अपनी जिंदगी में अपने स्वॉर्ड से कई सारे लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके चलते आपको स्वानजुन स्वॉर्ड मास्टर का टाइटल मिला। साथ ही इस दुनिया में अब तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो आपसे ज्यादा ताकतवर हो, और आपकी इसी ताकत को देखते हुए इस पूरे हेवन और अर्थ में ऐसा कोई भी नहीं था जो आपकी इज्जत ना करे। लेकिन आपके जाते ही सभी लोगों ने आपको भुला दिया और सभी लोग आपके ट्रेजर के पीछे लड़ने लगे, जिसके चलते आपने जो अपनी पूरी जिंदगी में जो ग्लोरी हासिल की थी वो सभी काफी तेज से खत्म होती जा रही है। जबकि उसी जगह पर हम सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर के सोल को भी देखते हैं जो ये सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। साथ ही सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर बाहर की हो रही बैटल को देखकर याद करने लगा कि कैसे इन सभी ने एक वक्त पर अपने घुटने टेक गए थे उसके सामने, लेकिन उसकी डेथ होते ही इन सभी ने कैसे अपना असली चेहरा दिखा दिया। ये सब सोचते हुए सुप्रीम मास्टर को काफी बुरा लग रहा था। लेकिन जब सुप्रीम मास्टर ये सब सोच ही रहा था तभी उस जगह पर उसका दूसरा डिसाइपल भी आ गया। तभी उस स्टूडेंट ने अपने जूनियर सिस्टर से कहा, तुम पिछले 7 दिनों से मास्टर की बॉडी को गार्ड कर रही हो, लेकिन इन 7 दिनों के अंदर इस जगह पर काफी सारे पावरफुल कल्टिवेटर आ चुके हैं जो जल्दी इस हॉल तक भी पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम जल्दी से इस जगह से निकल जाओ। और जहाँ तक रही मास्टर की डेड बॉडी और 9 इंपीरियल स्वॉर्ड के लिए तो उन दोनों को मैं प्रोटेक्ट कर लूंगा, पर अगर तुम इस जगह पर रहते हो तो तुम्हें भी इस जगह पर काफी चोटें आ जाएगी। जबकि अपने सीनियर की बातों को सुनने के बाद उस जूनियर सिस्टर को समझ में आ चुका था कि उसका सीनियर ब्रदर क्यों आया है, इसलिए गुस्सा होते हुए अपने सीनियर ब्रदर से कहते हो, मुझे अच्छे से मालूम है कि आखिर तुम इस जगह पर क्यों आए हो, इसलिए बकवास करना बंद करो जैसे कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही हो। जबकि दूसरी तरफ अपनी जूनियर सिस्टर की बातों को सुनने के बाद उस सीनियर स्टूडेंट के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। इसके अगले पर उसने अपने साथियों से अपने जूनियर सिस्टर पे अटैक करवा दिया। लेकिन भले उसके जूनियर सिस्टर कहने के लिए जूनियर हो, लेकिन इसकी वो काफी पावरफुल थी, क्योंकि कुछ ही अटैक्स के अंदर जूनियर सिस्टर ने उन दोनों को खत्म कर दिया। साथ ही साथ उसने अपने सीनियर को भी पीछे धकेलने पे मजबूर कर दिया, जो देखकर तो सीनियर के साथ आए हुए व्यक्ति सभी लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि उन सभी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी जूनियर सिस्टर इतनी पावरफुल होगी। पर तभी सीनियर गुस्सा होते हुए अपने पावरफुल अटैक को रेडी करने लगे, लेकिन उसकी जूनियर सिस्टर बिना उसे मौका दिया उस पर काफी सारे अटैक करने लगी, जिन अटैक्स को सीनियर ब्रदर ने किसी तरह से रोक लिया। लेकिन तभी उसकी जूनियर सिस्टर ने उसी समय उस पर अटैक कर दिया, जो देखते ही सीनियर ब्रदर उससे अपने स्वॉर्ड की मदद से उससे फाइट करने लगा। लेकिन कुछ ही अटैक्स के अंदर वो हार गया, जिसके चलते वो सीनियर सरप्राइज हो गया कि आखिर उसकी जूनियर सिस्टर इतनी पावरफुल कैसे हो चुकी है। लेकिन जैसे उस सीनियर का अपने फाइट से ध्यान भटका, उसी समय का फायदा उठाते हुए जूनियर सिस्टर ने अपनी तलवार को उसके शरीर के आर पर कर दिया, जो देखकर तो उस सीनियर के साथ आए हुए व्यक्ति सभी काफी गुस्सा हो गए, इसलिए उन्होंने बिना समय गवाए उस पर अटैक कर दिया। लेकिन जल्दी उस जूनियर ने अपने कुछ ही अटैक्स के अंदर उन सभी को मौत के घाट उतार दिया, जबकि बचे हुए लोगों ने उसके सामने सरेंडर कर दिया, इसलिए उसने बाकी लोगों को छोड़ दिया। साथ ही उस जूनियर सिस्टर ने इस जगह पर अनाउंसमेंट किया कि वो इस जगह की अब से क्वीन होगी और जो भी व्यक्ति उसके खिलाफ जाएंगे उसे भी मारे जाएंगे। ये कहने के साथ ही वो हॉल के अंदर फिर से उसने एंट्री किया। तब इस जूनियर सिस्टर ने अपने मास्टर के कॉफिन के पास आते हुए कहा, मैं पिछले 7 दिनों से आपके और आपके ट्रेजर्स की रक्षा कर रही हूँ। साथ ही इन 7 दिनों के अंदर जिन गद्दार ने भी आपकी चीजों को लेने की कोशिश की, मैंने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके काफी सारे एहसान मुझ पर थे, साथ ही मैं आपके डिसाइपल भी थी। लेकिन इन 7 दिनों के अंदर मैंने आपकी चीजों को प्रोटेक्ट करके आपके सारे कर्जों को उतार दिया है। पर अब जबकि आपकी मौत हो चुकी है तो आप 9 इंपीरियल स्वॉर्ड जैसी पावरफुल ट्रेजर को रखकर आप क्या करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि मैं उसे रख लूं और अपने लिए इस्तेमाल करूं। ये कहते हुए उस जूनियर ने अपने मास्टर के कॉफिन को खोल दिया। लेकिन जैसे उसने अपने मास्टर के कॉफिन को खोला उसी समय वो सरप्राइज हो गई, क्योंकि ना ही उस कॉफिन के अंदर सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर की डेड बॉडी थी और ना ही उसके स्वॉर्ड, जो देखकर तो वो जूनियर पूरी तरह से परेशान हो गई। साथ ही उसने अपने मन में कहा, आखिर जुआन
आज वो स्वॉर्ड कहाँ है। जबकि अपनी जूनियर डिसाइपल को परेशान होता देख सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर हंसने लगे। तभी सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम जैसे लोग के हाथ में 9 इंपीरियल स्वॉर्ड को छोड़कर जाऊंगा। साथ ही मुझे ये भी अच्छे से मालूम है तुम लोगों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया होगा जिस इंपीरियल स्वॉर्ड के लिए तुम लोग फाइट कर रहे हो, असल में वो स्वॉर्ड तो इस जगह पर है ही नहीं। पर 9 इंपीरियल स्वॉर्ड की वजह से तुम सभी का असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है, इसलिए तुम सभी मेरे वापस आने का इंतजार करो। ये कहते हुए सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर की सोल उस जगह से डिसअपीयर हो गई। साथ ही हमें एक अनजान आवाज के थ्रू बताया जाता है सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर की जाते ही उस कॉन्टिनेंट में काफी कुछ बदलाव हो गया। फिर से इनसे प्रोग्राम हम काफी समय बाद देखते हैं, जहाँ एक डिसाइपल ने अपने फ्रेंड को बताया ये तो सुजुआन है, जो ठीक 1 साल पहले किंग स्वॉर्ड हाउस का मास्टर हुआ करता था, जिसके चलते सुजुआन की रेपुटेशन काफी बढ़ चुकी थी। लेकिन किसी वजह से उसने अपनी कल्टीवेशन खो दी और अभी प्रेजेंट टाइम में सुजुआन वैन फैमिली का सन इन लॉ है। लेकिन मुझे अभी भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि ब्यूटीफुल लेडी विंग चाओ ने इससे लूजर से शादी कैसे कर ली, क्योंकि इन दोनों में देखा जाए तो काफी बड़ा डिफरेंस है। ये सब सुनने के बाद तो सुजुआन काफी गुस्से से उन दोनों की ओर देखने लगा, जिसके चलते वो दोनों डिसाइपल उस जगह से चले गए। और उन दोनों के जाते ही सुजुआन ने अपने मन में कहा, इन दोनों की बातें भले सुनने में काफी कड़वे लगे, लेकिन इन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। ये सोचते हुए सुजुआन उस दिन को याद करने लगा जब वो अपने अगले लेवल पे जाने वाला था। और जैसे सुजुआन अपने इस लेवल को पार कर लेता तो वो अपने अगले होने वाली स्वॉर्ड टेस्ट में भी पास हो जाता, जिससे सुजुआन किंग स्वॉर्ड हाउस का इनर डिसाइपल बन जाता। और इसके बाद सुजुआन को किंग स्वॉर्ड हाउस का सपोर्ट मिल जाता, जिससे सुजुआन ये पता लगाना चाहता था कि आखिर उसके मदर को किसने मारा, क्योंकि सुजुआन को मालूम था कि किसी अनजान व्यक्ति ने उसके मदर को खत्म कर दिया। और उसी किलर का पता लगाने के लिए सुजुआन पिछले 3 सालों से किंग स्वॉर्ड मानसन के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था, ताकि वो अपने इस लेवल को पार करके अगले लेवल पे जा सके। और जैसे सुजुआन अगर अपने इस एग्जाम को पास करके इनर डिसाइपल बन गया तो सुजुआन के पास किंग हाउस का सपोर्ट मिल जाएगा। इसे सोचते हुए सुजुआन अपनी कल्टीवेशन करने लगा, जिस वजह से उसका धर्मा बोर्ड भी उसके पीछे आ चुका था। और जल्दी सुजुआन क्यूआई गैदरे रेलम को भी पार करने वाला था। लेकिन तभी 9 इंपीरियल स्वॉर्ड बीच में आकर उसकी एनर्जी को कंज्यूम करने लगी, जिसके चलते वो सीरियस तरीके से काफी घायल हो गया। साथ ही इसकी वजह से मैंने अपनी पूरी कल्टीवेशन खो दी, ये कहते हुए सुजुआन अपने प्रेजेंट टाइम में आ चुका था। साथ ही सुजुआन हमें बताता है जैसे उसकी कल्टीवेशन ब्रेक हो गई उसी समय उसकी फैमिली ने उसे लात मार के बाहर निकाल दिया और उसे इस सिटी में वैन फैमिली के अंदर भेज दिया। लेकिन कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होने के बावजूद मैंने 1 साल तक कल्टीवेशन करने की कोशिश की, पर जिस भी मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करने की कोशिश करता उसे 9 इंपीरियल स्वॉर्ड कंज्यूम कर लेती, जिससे 9 इंपीरियल स्वॉर्ड पे लगी हुई सील धीरे धीरे करके ब्रेक हो रही है। और जैसे जैसे 9 इंपीरियल स्वॉर्ड की सील ब्रेक हो रही है उसी तरह से मुझे पास्ट की मेमोरी याद आ रही है। जब सुजुआन ये सब सोच रहा था तभी उसके पीछे एक ब्यूटीफुल वुमेन आ गई, जो सुजुआन की वाइफ की सिस्टर है और उसका नाम लिंग जियू था, जो सुजुआन को देखते काफी खुश हो चुकी थी। जबकि आसपास के डिसाइपल तो लिंग जियू को खुश होता देख काफी सरप्राइज हो चुके थे, क्योंकि इस एकेडमी के अंदर किसी ने भी लिंग जियू को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। लेकिन पहली बार उन्होंने सुजुआन की वजह से लिंग जियू को मुस्कुराते हुए देखा था। और इसी वजह से सभी लोग सरप्राइज हो चुके थे कि लिंग जियू जैसी ब्यूटीफुल वुमेन कैसे लूजर को देखकर स्माइल कर सकती है। जबकि लिंग जियू बाकी लोग को इग्नोर करते हुए सुजुआन के साथ आगे की ओर बढ़ने लगी। साथ ही लिंग जियू ने सुजुआन को बताया कि उसे मालूम है कि उसकी फैमिली में कोई भी सुजुआन को पसंद नहीं करता, और जब देखो तब उसकी वैन फैमिली किसी न किसी तरह से उसे परेशान करते रहते हैं। इसी तरह से वो दोनों आपस में बातें करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। जबकि इसी बातों के दौरान सुजुआन ने उसे बताया कि लिंग जियू की बहन इस जगह पे आ चुकी है और इसीलिए लिंग जी की मदर ने उसे लाने को कहा है। जबकि दूसरी तरफ लिंग जी ये सुनने के बाद तो सरप्राइज हो गई, क्योंकि उसे भी मालूम था कि उसकी बहन सुजुआन को पसंद नहीं करती, क्योंकि जब उसकी सिस्टर और सुजुआन की आपस में शादी हुई थी तभी उसी फर्स्ट नाइट को उसकी सिस्टर ने अपनी फैमिली को छोड़कर उस जगह से जा चुकी थी और उस दिन के बाद वो आज आई थी। और इस एपिसोड की शुरुआत में सुजुआन और लिंग जियू आपस में बातें करते हुए घर तक पहुंच चुके थे, लेकिन इससे पहले वो दोनों घर के अंदर एंट्री भी कर पाते उससे पहले सुजुआन की मदर इन लॉ ने उसे फटकार लगाना शुरू कर दिया। साथ ही सुजुआन की मदर इन लॉ ने उसे फटकार लगाते हुए उससे कहा, सुजुआन मैंने लिंग जियू को तुम्हें लाने के लिए काफी समय पहले भेजा था, लेकिन आने में तुम्हें इतना समय कैसे लग गया, क्या तुम मुझे बताओगे, क्योंकि एकेडमी इतनी भी दूर नहीं है, कितना समय लग जाए। ये सुनने के बाद लिंग जियू सुजुआन की बचाव में कुछ कहने की कोशिश करती है, पर लिंग जियू की मदर ने उसकी बातों को काटते हुए उसे अंदर की ओर भेज दिया। लिंग जियू को उस जगह से भेजने के बाद लिंग जियू की मदर ने सुजुआन से कहा, कहीं तुम लिंग जियू को तो पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जबकि अपनी मदर इन लोग की बातों को सुनने के बाद सुजुआन सरप्राइज होते हुए कहता है, वो तो मेरी छोटी बहन की तरह है, इसीलिए मैं उसके बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। जबकि सुजुआन की बातों को सुनने के बावजूद उसकी मदर इन लोग ने उसे कुछ समय और फटकार लगाया। फिर कुछ समय बाद उसने सुजुआन से कहा कि हमारे क्लैन हेड और बाकी सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए एल्डर्स को बिना ज्यादा वेट करवाए जल्दी से हॉल
हॉल के अंदर पहुंचो क्योंकि वो सभी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना चाहते हैं। फिर अगले सीन में हम वेन फैमिली के मीटिंग हॉल को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग पहुंच चुके थे और किसी चीज को लेकर वो सभी आपस में बातें कर रहे थे और तभी उस जगह पर सुजुआन की एंट्री हुई, जिसे ये देखते ही सभी की नजर उस पे आ चुकी थी। जबकि सुजुआन की बात की तो वो अपनी वाइफ को देख रहा था जो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ एक जगह पे खड़ी हुई थी। जबकि अपनी वाइफ को देखते हुए सुजुआन ने अपने मन में कहा लिंगजुई और ये दोनों एक ही बहन है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों के नेचर में काफी ज्यादा फर्क है। पहले लिंगजुई जो काफी पोलाइट है, जबकि इसकी बात की तो ये काफी कोल्ड है और मेरे हिसाब से मेरी वाइफ को अपनी छोटी सिस्टर के साथ कुछ सीखना चाहिए। ये सब सोचते हुए सुजुआन वेन फैमिली के हेड के सामने आ गया। जबकि सुजुआन को देखते ही वेन फैमिली के हेड ने उसकी वाइफ के बारे में उससे बात करना शुरू कर दिया, जैसे कि लिंगजाओ काफी टैलेंटेड है और उसका टैलेंट काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसीलिए जब लिंगजाओ किंग स्वॉर्ड मैंसन में रहकर प्रैक्टिस कर रही थी तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने लिंगजाओ के टैलेंट को देखते हुए टियान युआन एकेडमी से बातें की, जिस वजह से लिंगजाओ टियान युआन एकेडमी के एक ऑफिशियल डिसाइपल बन चुकी है। जबकि टियान युआन एकेडमी कितनी पावरफुल है शायद तुम्हें अच्छे से मालूम होगा। जबकि उनकी बातों को सुनने के बाद सुजुआन को अच्छे से समझ में आ चुका था कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। दरअसल वेन फैमिली के मेंबर ये चाहते थे कि जब लिंगजाओ एक पावरफुल एकेडमी को ज्वाइन कर चुके हैं तो उसकी वजह से उनकी वेन फैमिली की नाम भी काफी ऊपर तक जाएगा। पर अगर लिंगजाओ के लूजर हस्बैंड के बारे में लोग को मालूम चला तो उनकी फैमिली की रेपुटेशन नीचे गिरेगी। इसीलिए वेन फैमिली के मेंबर ये चाहते थे कि सुजुआन इस शादी को तोड़ दे, जिससे लिंगजाओ इस मैरिज से पूरी तरह से फ्री हो जाए। और इन फ्यूचर वेन फैमिली के मेंबर्स ने सोचा था कि एक पावरफुल मैन के साथ लिंगजाओ की शादी करवा देंगे, जिससे उनकी फैमिली की पावर और भी बढ़ जाएगी। इन चीजों के बारे में सोचते हुए सुजुआन ने कहा आप क्या कहना चाहते हैं मुझे अच्छे से मालूम है, लेकिन ये डिसीजन काफी बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लिंगजाओ खुद डिसीजन ले। वो अगर इस मैरिज को ब्रेक करना चाहते है तो मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा। जब सुजुआन ये सब कुछ कह ही रहा था तभी उसके पीछे से एक आवाज आई जिसने उससे कहा सुजुआन तुम्हें अपने एल्डर की बातें समझना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने सुजुआन से ये कहा था उसका नाम प्रिंस वेई था। जबकि प्रिंस वेई की बातों को सुनने के साथ ही सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। साथ ही प्रिंस वेई को रिस्पेक्ट देने के लिए एल्डर भी अपनी जगह से खड़े हो गए थे, जिससे ये बात साफ था कि ये प्रिंस वेई किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। सिंसिप्टोग्राम प्रिंस वेई को देखते हैं जिसने एल्डर को बताया कि वो सुजुआन से मिलने के लिए आया है। ये कहने के बाद प्रिंस वेई सुजुआन की ओर देखते हुए उससे कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किंग स्वॉर्ड मैंसन में कल्टीवेशन कहते हुए तुम अपने सारे कल्टीवेशन को खो दोगे और पूरी तरह से एक लूजर बन जाओगे। साथ ही पिछले 1 साल में मैं देख पा रहा हूँ तुमने बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं की, या फिर लूजर बनने की वजह से तुम बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे। ये सब कुछ कहते हुए प्रिंस वेई के चेहरे पे स्माइल थी, जिससे साफ था कि वह सुजुआन को नीचा दिखा रहा था। जबकि ये सुनने के बाद सुजुआन को काफी गुस्सा आने लगा, इसलिए उसने प्रिंस वेई से कहा ऐसा लगता है कि तुम अपने प्रीवियस पिटाई को भूल चुके हो, तो क्यों ना एक बार फिर से हम फाइट कर ले, जिसके दौरान मैं तुम्हारी मेमोरी को फिर से ताजा कर दूंगा। ये सुनने के बाद प्रिंस वेई को भी गुस्सा आने लगा, लेकिन किसी तरह उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा मेरे वेई फैमिली में आने के 2 कारण है। पहली वजह है कि मैं कल ही लिंगजाओ को टियान युआन एकेडमी ले जाऊंगा। साथ ही मैं पूरे वेई फैमिली से वादा करता हूँ कि लिंगजाओ को टियान युआन एकेडमी में किसी तरह प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कि मेरी इस जगह पे आने की दूसरी वजह है कि मैं चाहता हूँ कि सुजुआन के साथ जो लिंगजाओ की मैरिज हुई है उसे ब्रेक कर दिया जाए। पर इससे पहले प्रिंस वेई अपनी बातें पूरी भी कर पाता उससे पहले लिंगजाओ ने उससे कहा तुम इस जगह से चले जाओ। जबकि बाकी लोग लिंगजाओ को सुजुआन को सपोर्ट लेता देख सरप्राइज हो चुके थे, क्योंकि ये पहली बार थी जब लिंगजाओ ने सुजुआन को सपोर्ट किया हो। जबकि लिंगजाओ के शब्दों को सुनने के बाद प्रिंस वेई भी सरप्राइज हो चुका था, लेकिन जल्दी से प्रिंस वेई ने लिंगजाओ को समझाते हुए कहा मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ जिससे तुम इस लूजर से छुटकारा पा सको। लेकिन एक बार फिर से लिंगजाओ ने प्रिंस वेई की बातों को काटते हुए उससे कहा कि वो मेरा हस्बैंड है, इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी कि कोई मेरे हस्बैंड के बारे में बुरा कहे। जबकि प्रिंस वेई की सिचुएशन को देखते हुए सुजुआन हंसने लगा। साथ ही सुजुआन ने प्रिंस वेई का मजाक उड़ाते हुए कहा क्या तुम मेरी वाइफ से शादी करना चाहते हो। ये कहने के बाद सुजुआन वेन फैमिली के लोगों पे गुस्सा होते हुए कहा इस जगह पर एक आउटसाइडर आकर वेन फैमिली के हॉल में आकर कह रहा है कि वह मेरी वाइफ का ध्यान रखेगा, और जब ऐसी बातें बाहर के लोग को मालूम होगा तो वो आखिर वेन फैमिली के बारे में क्या बात करेंगे। साथ ही जब बाहर के लोग को ये बातें मालूम होगी तो बाहर के लोग वेन फैमिली के लोगों पे हंसेंगे। जबकि दूसरी तरफ प्रिंस वेई उसकी बातों को सुनने के बाद काफी गुस्सा हो चुका था, इसलिए प्रिंस वेई ने सुजुआन पे हमला करने के लिए अपने फायर पावर से उस पर अटैक कर दिया। पर ये देखते हैं लिंगजाओ ने सुजुआन को बचाने के लिए अपनी आइस की पावर को एक्टिवेट करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी लिंगजाओ हॉल से जाते हुए सुजुआन से कहते तुम मेरे हस्बैंड हो, इसलिए आज मैंने तुम्हें बचा लिया, पर अगली बार मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लेकिन ये बात साफ है कि हमारी शादी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। ये कहने के बाद लिंगजाओ ने प्रिंस वेई से कहा आज जो भी कुछ इस जगह पे हुआ है वो मेरे खुद के डिसीजन थे, इसमें पूरे वेन फैमिली का कोई भी हाथ नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद करूँ कि हम दोनों की फैमिली में आपस में फाइट
लेट ना हो। ये कहते हुए लिंगजाओ उस जगह से चली गई, जबकि सुजुआन भी उस जगह से चला गया। फिर अगले सीन में हम सुजुआन को देखते हैं जो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी सुजुआन हमें बताता है कि कल्टीवेशन के अंदर 4 स्टेज हैं, मार्शल डाओ, युआन डाओ, स्पिरिचुअल डाओ और आखिरी में मिस्टिकल डाओ। और मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में काफी अच्छे से कल्टीवेशन की, जिससे मैं मिस्टिकल डाओ के आखिरी रेलम में पहुंच चुका था। पर मैं अभी फिलहाल के लिए अपनी प्रीवियस लाइफ की कल्टीवेशन से काफी पीछे हूँ। साथ ही अभी तो मुझे फिर से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करना होगा, जिसके लिए मुझे सबसे पहले एक पावरफुल फाउंडेशन बनाने की जरूरत है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन 4 स्टेज के अंदर भी काफी सारे लेवल हैं, जो आने वाली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फिर कुछ समय इसी तरह से मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के बाद जुएन ने अपने मन में कहा, मैंने अभी तक केवल 3 ही मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस किया है, लेकिन इसके बावजूद मैं अभी से पूरी तरह से एग्जॉस्ट महसूस कर पा रहा हूँ। और अगर मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो मुझे एक ऐसी जगह पर ढूंढना होगा जहाँ पर काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी हो, जिससे मेरी ट्रेनिंग करने की स्पीड और भी बढ़ जाएगी। या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना मुझे किसी ट्रेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से अगले 3 महीने के अंदर मार्शल डाओ को ब्रेक थ्रू करना है, ताकि मैं जल्द से जल्द युआन डाओ स्टेज में पहुंच सकूं। लेकिन इस सिटी में स्पिरिचुअल एनर्जी या फिर ट्रेजर को ढूंढना काफी मुश्किल है। ये कहने के साथ ही सुजुआन ने कुछ महसूस किया, इसलिए उसने जल्दी से आवाज देते हुए कहा, मुझे मालूम है तुम इसी जगह पर छुपी हुई हो। जबकि जैसे सुजुआन ने अपनी बातें कंप्लीट की, उसी समय उस जगह पर लिंग सुई आ गई, जो पेड़ के पीछे से उसकी बातों को सुन रही थी, साथ ही उसे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए देख रही थी। तभी उसने सामने आते हुए सुजुआन से सवाल किया, क्या तुम स्पिरिचुअल एनर्जी की बात कर रहे हो, जहाँ पे काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद हो। ये कहने के साथ ही लिंग सुई ने सुजुआन को बताया कि सिटी के बाहर एक ऐसी जगह मौजूद है, जहाँ पे उसे काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाएगी। जब ये दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे, तभी सुजुआन ने देखा कि उस जगह पर एक गार्ड आ रहा है। इसलिए सुजुआन ने लिंगजाओ को अपने कमरे में जाकर आराम करने को कहा, क्योंकि अभी काफी अंधेरा हो चुका था। इसीलिए अगर किसी गार्ड ने उन दोनों को देखा तो वो कुछ गलत समझेगा, जिससे लिंगजाओ की रेपुटेशन खराब हो सकती थी। सिटी के बाहर काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी है। अब अगले सीन में सुजुआन लिंगजाओ के बताए हुए एड्रेस पे आ चुका था, जहाँ ते सुजुआन को मालूम है कि इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी वैसे तो काफी कम है, पर उसकी सिचुएशन को देखते हुए ये स्पिरिचुअल एनर्जी भी उसके लिए काफी था। इसलिए सुजुआन ने बिना देरी के अपने मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने लगा। साथ ही मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हुए सुजुआन हमें बताता है वो जिस मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है वो उसके प्रीवियस लाइफ के एक फ्रेंड ने दिया था। इसे सोचते हुए सुजुआन भी अपनी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस कर ही रहा होता है। उसी समय उसने कुछ महसूस किया, जिसके बाद सुजुआन एक डायरेक्शन की ओर बढ़ गया। फिर अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो आगे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उस जगह पर सुजुआन आ गया, जिसे देखकर वो लड़की सावधान हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुजुआन उसके ग्रैंडफादर को चोट पहुंचाने के लिए आया है। लेकिन तभी उसके ग्रैंडफादर की तबीयत बिगड़ने लगी, जो देखकर वो लड़की काफी डर चुकी थी। जबकि जुएन ने जब उस ओल्ड मैन को देखा तो उसे मालूम हुआ कि इस ओल्ड मैन के अंदर एक पॉइजन है, जिसकी वजह से इस ओल्ड मैन की डेथ अगले 3 दिनों के अंदर हो जाएगी। और ये सभी बातें सुजुआन ने उन्हें भी बता दिया, जिस वजह से तो वो लड़की और भी गुस्सा हो गई। पर इससे पहले वो लड़की कुछ कहते उससे पहले उसके ग्रैंडफादर ने उसे शांत करवाते उससे कहा, इसने जो भी कहा बिल्कुल सही है। तभी जुएन ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, अगर मेरा गेस सही है तो आप लोग जरूर इस जगह पर सेक्सियन ग्रास और यान फ्लावर के लिए आए होंगे। जबकि सुजुआन की बातों को सुनने के बाद उस ओल्ड मैन ने भी सहमति जताई, लेकिन तभी उस ओल्ड मैन की कंडीशन और भी बिगड़ने लगी, जिस वजह से सुजुआन ने उन्हें एक जगह पे बैठा दिया। फिर से सुजुआन ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, अगर उसका गैस सही है तो आपको ग्रास फ्लावर इसलिए चाहिए ताकि आप उन दोनों को एलेक्सर बनाकर कंज्यूम कर सको, जिसके बाद आप फोर्सफुली अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा करने के बावजूद आप पूरी तरह से अपने आप को ठीक नहीं कर पाओगे। जबकि ये सुनने के बाद तो वो लड़की सरप्राइज होते हुए कहती, आखिर तुम्हें कैसे मालूम? और जुएन ये सभी बातें इसलिए जानता था क्योंकि उसके पास प्रीवियस लाइफ की मेमोरी थी। तभी उस लड़की ने कुछ सोचने के बाद जुएन को ग्रीट करते हुए कहा, अगर आपके पास इस पॉइजन से रिलेटेड इतनी जानकारी है तो जरूर आपके पास ग्रैंडपा को ठीक करने का भी कोई तरीका होगा। इसलिए मिस्टर सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे ग्रैंडफादर को ठीक कर दीजिए। ये कहते हुए उस लड़की ने अपने ग्रैंडफादर को ठीक कर देने के लिए सुजुआन से रिक्वेस्ट की। उसकी बातों को सुनने के बाद सुजुआन ने सहमति जताते हुए कहा, मेरे पास कुछ तरीके हैं जिस मेथड को फॉलो करते हुए तुम्हारे ग्रैंडफादर अपने आप को हील कर पाएंगे। ये कहने के बाद सुजुआन उस ओल्ड मैन की ओर देखते हुए कहा, अगर आपको मुझ पे विश्वास है तो मैं उन मेडिसिन का नाम लिख के दे सकता हूँ। जबकि दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन सुजुआन से बातें करके समझ चुका था। भले सुजुआन की उम्र काफी कम हो, लेकिन इसके बावजूद सुजुआन को
को काफी नॉलेज है। इसलिए उस ओल्ड मैन ने भी सहमति जताते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे दिए गए मेथड्स को फॉलो करते हुए ठीक हो जाता हूँ तो मैं झाओ टियान तुम्हारी मदद को हमेशा याद रखूंगा। तभी सुजुआन ने कहा, मुझे इस मेथड के बदले कुछ लो लेवल के मेडिसिन चाहिए। और सुजुआन को मेडिसिन इसलिए चाहिए थे ताकि उसकी मदद से वो अपने फाउंडेशन को और भी पावरफुल कर सके। जबकि दूसरी तरफ जुआन की बातों को सुनने के बाद वो दोनों ही सरप्राइज हो गए, क्योंकि लो लेवल की मेडिसिन काफी सस्ती थी। इसलिए वो दोनों इसके लिए तैयार हो गए। साथ ही साथ उस लड़की ने सुजुआन को 10,000 टेल्स भी दिए, लेकिन जुआन इतने सारे टेल्स को लेने से मना कर देता है। जो देखकर उस ओल्ड मैन ने सुजुआन से कहा, ये मेरी ओर से ग्रीडिंग है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि मिस्टर सु आप इसे रख लेंगे। जबकि उस ओल्ड मैन की बातों को सुनने के बाद आखिरकार सुजुआन ने भी उन 10,000 टेल्स को रख लिया। फिर सुजुआन ने मेडिसिन का नाम कागज पे लेके उन्हें दे दिया। साथ ही सुजुआन ने उस ओल्ड मैन से कहा कि आपको अगले 7 दिनों के लिए इस मेडिसिन को लेने होंगे और फिर 7 दिनों के बाद मैं आपके बॉडी से पूरी तरह से टॉक्सिन पॉइजन को निकाल दूंगा। जबकि सुजुआन की बातों को सुनने के बाद वो ओल्ड मैन सुजुआन का काफी धन्यवाद करने लगा और कुछ समय बातें करने के बाद सुजुआन उस जगह से चला गया। और तभी उस ओल्ड मैन को याद आया कि उसने सुजुआन का नाम पूछना उससे भूल ही गया। फिर अगले सीन में हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुजुआन बाथटब में बैठा हुआ था। साथ ही सुजुआन ने इस बाथटब के अंदर कुछ मेडिसिन को मिला रखा था और इन मेडिसिन से सुजुआन की फाउंडेशन और भी पावरफुल हो जाएगी, जिसकी वजह से सुजुआन को अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में थोड़ी आसानी होगी। इसीलिए अगले 2 घंटे तक सुजुआन ने बाथटब के अंदर बिताया। फिर अगले 2 घंटे के बाद सुजुआन अपने कमरे से बाहर आ गया। फिर सुजुआन ने अपनी हल्की सी पावर का इस्तेमाल किया, जहाँ से मालूम हुआ कि उसकी पावर पहले से बढ़ चुकी है और ये सब कुछ उस मेडिसिन बाथटब की वजह से हुआ था। अभी सुजुआन इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था, तभी उस जगह पर लिंगजुई आ गई। जबकि लिंगजुई को उस जगह पर देखकर सुजुआन सरप्राइज हो चुका था। तभी लिंगजुई ने उसे बताया कि आज उसका बर्थडे है। ये सुनने के बाद तो सुजुआन फिर से एक बार सरप्राइज हो गया। साथ ही सुजुआन लिंगजुई से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे बर्थडे के बारे में कुछ भी याद नहीं था। जबकि सुजुआन की बातों को सुनने के बाद लिंगजुई थोड़ा उदास हो गई, लेकिन किसी तरह से लिंगजुई ने अपनी उदासी को छुपाते हुए कहा, इसकी मुझे आदत हो चुकी है और वैसे भी कुछ दिनों के बाद ग्रैंडमा 80 साल की हो जाएगी और इसीलिए बाकी सभी उनके बर्थडे में बिजी होंगे और इसी वजह से मेरी फैमिली को भी मेरा बर्थडे याद नहीं होगा। ये कहने के बाद लिंगजुई पीछे पलटते हुए सुजुआन से कहती है, मैंने आज अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया है खाने पे और जिस होटल के अंदर मैंने उन सभी को इनवाइट किया था अब तक वो सभी आ चुके होंगे और मैं इस जगह पे मैं आपको भी अपनी डिनर पार्टी में इनवाइट करना चाहती हूँ। अब ये सुनने के बाद सुजुआन भी डिनर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गया। फिर अगले सीन में हम उसी होटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिंगजुई ने अपने सभी फ्रेंड को इनवाइट किया था और तभी लिंगजुई के फ्रेंड्स ने देखा कि लिंगजुई उस जगह पे आ चुकी है, इसीलिए लिंगजुई के सभी फ्रेंड्स उसे कांग्रेचुलेशन कहने लगे। तभी लिंगजुई का फ्रेंड लिंगजुई का बर्थडे विश करते हुए अपने पास से एक तोहफा निकालता है, जिसे उसने लिंगजुई को देते हुए उसने कहा कि स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है और साथ ही मैं विश करता हूँ कि तुम काफी आसानी से होने वाले एग्जाम में पास हो जाओ। दरअसल कुछ ही समय बाद किंग स्वॉर्ड मैंशन में एक एग्जाम होने वाला था और लिंगजी का ये फ्रेंड इसी एग्जाम के बारे में बातें कर रहा था। जबकि ये कहने के साथ ही उसने बॉक्स को ओपन किया, जिसके अंदर पर्पल फिनिक्स जेड हेयर पेन रखा हुआ था, जिसे देखकर तो उस जगह पर लिंगजी के फ्रेंड्स मौजूद सभी सरप्राइज हो गई, क्योंकि वो हेयर पेन काफी ज्यादा महंगी थी। जबकि अपने फ्रेंड्स की बातों को सुनने के बाद लिंगजी ने उस तोहफे को लेने से मना कर दिया। साथ ही लिंगजी ने अपने फ्रेंड्स से कहा, ये देखने में काफी ज्यादा महंगा लग रहा है, इसीलिए अच्छा हुआ कि तुम इस तोहफे को अपने पास ही रखो। जबकि ये सुनने के बाद लिंगजी के फ्रेंड ने एक बार फिर से कोशिश करते हुए कहा, मैं अपनी इच्छा से तुम्हें ये तोहफा देना चाहता हूँ, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि तुम इसे रख लो। साथ ही मैं तुम्हें इसे लेने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा, बल्कि ये तो बस मेरी ओर से एक बर्थडे गिफ्ट है। ये कहते हुए नेटियान ने लिंगजी को एक बार फिर से मनाने की कोशिश की। जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद लिंगजी काफी प्रेशर फील कर रही थी और इसको महसूस करते हुए सुजुआन ने आगे बढ़ते हुए उस बॉक्स को बंद कर दिया। साथ ही सुजुआन ने नेटियांग से कहा कि तुम लिंगजी को दोस्त हो और तुम्हें ये बात अच्छे से मालूम हुआ कि लिंगजी इतनी कीमती गिफ्ट किसी से भी नहीं लेती, इसीलिए बिना फालतू में उस पर प्रेशर डालना बंद करो। ये सुनने के बाद नेटियान काफी गुस्सा हो गया। साथ ही उसने सुजुआन से कहा, अगर ऐसी बात हो तो लिंगजी रिश्ते में तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, इसलिए तुम आखिर मुझे बताओ, आखिर तुमने अपनी सिस्टर इन लॉ को बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया। ये कहने के साथ ही नेटियांग ने सभी के सामने सुजुआन की बेइज्जती की, क्योंकि उसे भी अच्छे से मालूम था कि सुजुआन पक्का उसका बर्थडे भूल चुका होगा या फिर उसके पास पैसे नहीं होंगे। और एक हद तक नेटियांग की बिल्कुल बात सही थी, क्योंकि सुजुआन लिंगजी के बर्थडे पूरी तरह से भूल चुका था। तभी सुजुआन ने अपनी गलती को एडमिट करते हुए कहा, मैं उसका बर्थडे भूल चुका था और जब तक लिंगजी ने मुझे ये बताया कि उसका आज बर्थडे है तब तक काफी टाइम बीत चुका था और लिंगजी के इनवाइट करने पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर आना पड़ा, पर यहाँ से निकलने के बाद मैं लिंगजी को तोहफा दे दूंगा। ये सुनने के बाद नेटियांग की बोलती बंद हो गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या कहना चाहिए और जैसे यहाँ का माहौल थोड़ा सा
ठीक हुआ ही था तभी उस जगह पर कुछ लोग आ गए। तभी सामने वाले व्यक्ति ने लिंगजू की ओर देखते हुए कहा कि आज मुझे मालूम है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और कुछ ही समय पहले मुझे मालूम है कि तुम इस जगह पर अपने फ्रेंड के साथ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही हो और ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं भी तुम्हारी डिनर पार्टी में आ गया। जबकि अपने सामने वाले इंसान को देखने के साथ ही लिंगजू काफी गुस्सा हो गई, साथ ही उस जगह से उसे निकालते हुए कहते हैं तुम इस जगह से दफा हो जाओ, क्योंकि ना ही मैंने तुम्हें अपनी डिनर पार्टी में इन्वाइट किया है और ना ही तुम्हारा इस जगह पे वेलकम है। जबकि लिंगजू की बातों को सुनने के बाद वो व्यक्ति हंसते हुए कहता है मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरा स्वागत करते हो या फिर नहीं, फर्क तो इस बात से चलता है क्या मैं तुमसे शादी करके तुम्हें इस जगह से ले जा सकता हूँ। जो सुनने के बाद सभी लोग सरप्राइज हो गए और उसी के बारे में बातें करने लगे और इन लोग की बातों से मैं मालूम पड़ता है कि इसका नाम हुआ जेंग है, जो इस सिटी के 3 रॉयल फैमिली में से एक का वंशज है, जिसके चलते हुआ जेंग का बैकग्राउंड काफी पावरफुल है। तभी हुआंग जेंग ने फिर से लिंगजू से कहा तुम मुझसे शादी कर लो, जिससे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को काफी बेनिफिट मिलेगा। ये सुनने के बाद तो लिंगजू दूसरी तरफ काफी गुस्सा हो गई, पर लिंगजू के एक्सप्रेशन को देखते हुए हुआंग जेंग ने कहा तुम गुस्से में भी काफी प्यारी लगती हो। तभी नेटियान लिंगजू का फ्रेंड सामने आते हुए कहता है तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। उसकी बातों को सुनने के बाद हुआंग जेंग गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे यहीं पर चैप्टर क्लोज कर देंगे और वैसे भी तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए हुआंग जेंग ने अपना एक पंच उसे दे मारा, जिसकी वजह से नेटियान नीचे गिर गया। जबकि दूसरी तरफ नेटियान सभी के सामने पिटाई खाकर काफी शर्मिंदा फील कर रहा था, लेकिन नेटियान जानता था कि अगर उसने हुआंग जेंग से फाइट करने की कोशिश की तो ये मैटर और भी बड़ा हो जाएगा, जिसके बाद उसकी फैमिली भी इसके अंदर आ जाएगी। इसीलिए नेटियान ने आगे कुछ भी नहीं कहा। जबकि दूसरी तरफ सोजुआन भी अपने मन में सोच रहा था कि हुआंग जेन की फैमिली काफी पावरफुल है, इसीलिए नेटियान चाहकर भी हुआंग जेन से फाइट नहीं कर पाएगा, नहीं तो हुआंग जेन की फैमिली नेटियान की फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ अपने बर्थडे पार्टी को बिगड़ता देख लिंगजू काफी गुस्सा हो गई, इसलिए वो हुआंग जेन के सामने आते हुए कहती है आखिर तुम इस जगह पर क्यों आए हो। दूसरी तरफ हुआंग जेन उसकी बातों को सुनने के बाद कहता है दरअसल मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मेरी फैमिली कुछ समय के बाद तुम्हारी फैमिली के अंदर हमारे रिश्ते की बात करने जाएगी और इसी न्यूज को देने के लिए मैं इस जगह पे आया हूँ। जबकि हुआंग जेन की बातों को सुनने के बाद लिंगजू उससे कहती है मैं तुमसे शादी करने से बेहतर मरना पसंद करूंगी, इसीलिए तुम भूल जाओ कि मैं तुमसे शादी भी करूंगी। जिस पर हुआंग जेन ने उसके बातों का रिप्लाई करते हुए कहा जैसे कि तुम्हारी सिस्टर ने इस यूजलेस पर्सन से शादी की, सेम उसी तरह तुम मुझसे भी शादी कर सकती हो और इनफैक्ट मैं इस यूजलेस पर्सन से कई गुना अच्छा हूँ और मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी इससे काफी बेहतर है। ये सुनने के बाद लिंगजू काफी परेशान हो गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि हुआंग जेन की बातों से वो समझ चुके थे कि वो हुआंग जेन इतनी आसानी से उसे इस जगह से नहीं जाने देगा। लेकिन जब लिंगजू परेशान हो रही थी तभी सोजुआन सामने आते हुए उससे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे के मामले को मैं खुद देख लूंगा। ये कहने के साथ ही वो सामने आ गया। जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद हुआंग जेन गुस्सा होते हुए कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। ये कहने के साथ ही उसने सोजुआन को धमकी दी, साथ ही उसने सोजुआन से कहा तुमने इतनी बकवास की है, इसकी वजह से मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करना क्योंकि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। ये कहते हुए उसने सोजुआन का मजाक उड़ाया। उसके बाद उसने अपने गार्ड को भेजकर सोजुआन की पिटाई कराने की कोशिश की, क्योंकि उन सभी को अच्छे से मालूम था कि सोजुआन के पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो हुआंग जेन के सामने इतनी बकवास करने की हिम्मत कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम हुआंग जेन को गार्ड्स को देखते हैं जिसने सोजुआन को चारों तरफ से घेर लिया था और अगले पल एक गार्ड ने अपनी मार्शल आर्ट्स की मदद से सोजुआन पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन तभी सोजुआन ने उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर लिया और अगले पल उस गार्ड को सोजुआन ने एक पंच मार दिया। जबकि ये देखते ही दूसरे गार्ड ने भी अपनी मार्शल आर्ट्स की मदद से सोजुआन पे अटैक कर दिया, लेकिन उसके अटैक को भी सोजुआन ने काफी इजीली ब्लॉक कर लिया और अगले पल सोजुआन ने उस गार्ड को भी एक किक मारते हुए उसे साइड कर दिया, जो देखकर उन गार्ड का कमांडर भी सोजुआन से लड़ने के लिए सामने आ गया और बिना पलक के झपकाए उस कमांडर ने भी सोजुआन पे अटैक करना चाहा, जिसके मूव्स को देखकर सोजुआन समझ चुका था कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये कमांडर बाकी दोनों गार्ड से थोड़ा सा पावरफुल था। इसलिए सोजुआन ने फैसला किया कि इस कमांडर को हराने के लिए वो अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करेगा। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को चेकआउट कर लिया है तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि आखिर सोजुआन इतना पावरफुल कैसे हो गया है। अभी प्रेजेंट में सोजुआन अपना मूव करते हुए अपनी सारी फायर एनर्जी को अपने हाथों पे ले आया और अगले पल सोजुआन ने उस फायर अटैक से उस कमांडर पे अटैक कर दिया और सोजुआन का ये फायर अटैक इतना पावरफुल था कि एक ही अटैक से कमांडर भी ढेर हो गया, जो देखकर तो हुआंग जेन भी सरप्राइज हो चुका था कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे
कैसे हो चुका है। साथ ही बाकी लोग भी ये देखकर सरप्राइज हो चुके थे कि सुजवान जिसके पास कल्टीवेशन कुछ भी नहीं था वो अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया। ये सब सोचते हुए उन्होंने सुजवान की ओर देखा जो धीरे धीरे करके हुआंग जोन की ओर बढ़ रहा था, जो देखकर हुआंग जोन उसे धमकी देने लगा कि मेरी फैमिली काफी अमीर है जो तुम्हारी फैमिली को 1 सेकंड में मिटा देगी, इसीलिए मुझ पर हमला करने से पहले अपनी फैमिली के बारे में अच्छे से सोच लो। लेकिन सुजवान ने उसकी फालतू बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे गले से उठा लिया और हुआंग जोन के गले पे तेज से प्रेशर डालने लगा, जिससे हुआंग जोन की कंडीशन बिगड़ने लगी और कुछ ही समय के अंदर उसकी कंडीशन काफी बिगड़ चुकी थी। इसीलिए सुजवान ने उसे नीचे छोड़ दिया। लेकिन अब तक सुजवान ने हुआंग जोन को काफी ज्यादा डरा चुका था। लेकिन इससे पहले सुजवान उसके साथ कुछ भी करता उससे पहले उस जगह पर एक व्यक्ति आ गया जो इस पूरे होटल का ओनर था और इस जगह की लड़ाई की आवाज को सुनकर वो इस जगह पे आ चुका था। और जब उसकी नजर अपने आसपास गई तो वो समझ चुका था कि इस जगह की सिचुएशन बिगड़ चुकी है। तभी उस ओनर की नजर सुजवान पे पड़ी, जिसकी ओर देखते हुए उसने उसे ग्रीट किया। तभी ओनर ने सुजवान से रिक्वेस्ट किया कि वो उसकी यंग मास्टर को छोड़ दे, साथ ही वो अपनी यंग मास्टर के बदले उससे माफी मांगता है। जबकि दूसरी तरफ इस होटल के ओनर को माफी मांगता देख सभी लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि शायद ये ओनर भी काफी पावरफुल होगा या फिर किसी पावरफुल फैमिली से आता होगा। लेकिन फिलहाल हमें इस ओनर के बारे में इतना ही पता चलता है कि इसका नाम यू टियान है, जिसकी स्ट्रेंथ के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं मालूम। तभी इस होटल के ओनर ने सुजवान से कहा, मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं इस जगह पे आने में थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, इसीलिए चलते इस जगह की सिचुएशन थोड़ी बिगड़ गई है, पर मास्टर सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिलहाल आप मेरे यंग मास्टर को जाने दो। ये कहते हुए उसने सुजवान से एक बार फिर से माफी मांगी, साथ ही उसने अपने माथे भी उसके सामने टेक दिए, जो देखकर तो एक बार फिर से सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को अच्छे से मालूम था कि सुजवान एक यूजलेस पर्सन है, जिसकी आज से 3 साल पहले कल्टीवेशन ब्रेक हो चुकी थी। और तब से सुजवान ने कल्टीवेशन करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो फिर से कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाया। फिर से इसी प्रोग्राम सुजवान को देखते हैं, जो उस ओनर की ओर देखते हुए कहता है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला हम दोनों के बीच का था। जबकि सुजवान की बातों को सुनने के बाद उस ओनर ने अपने मन में सोचा, ये सुजवान कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने सुजवान के रूमर्स के बारे में सुना था, उससे वो सुजवान ये सुजवान बिल्कुल डिफरेंट है। और इस ओनर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सुजवान और भी कितना पावरफुल होगा। और तो और उसके साथ ये भी लग रहा था कि सुजवान अपनी असली पावर सभी से छुपा रहा है। जब होटल ओनर ये सब सोच रहा था, तब दूसरी तरफ हम सुजवान को देखते हैं, जो हुआंग जोन से कहता है, आज की फाइट हमारे और तुम्हारी बीच की थी, इसीलिए अगर तुम्हें बदला लेना हो तो मुझसे लेना, पर अगर तुमने मेरी फैमिली को टारगेट करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये धमकी देते हुए सुजवान ने लिंगजियो की ओर देखा, जो देखते हैं लिंगजियो सुजवान के साथ उस जगह से चली गई। जबकि लिंगजियो और सुजवान के बाहर जाते सभी लोग एक एक करके बाहर जाने लगे। जबकि दूसरी तरफ हुआंग जोन को काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने अपने अंकल से शिकायत करते हुए कहा, आखिर आपने उस पर अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आपने खुद यूजलेस पर्सन पे अटैक किया होता तो वो उसी जगह पे मारा जाता। ये सुनने के बाद यू टियांग ने उसकी मदद करने से उसे मना कर दिया, साथ ही उससे कहा, अगर तुम्हारी इस मैटर में कोई मदद कर सकते हैं तो वो तुम्हारे फादर हैं, इसके अलावा मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद हुआंग जोन भी समझ चुका था, इसीलिए उसने अपने अंकल को ग्रीट करते हुए उस जगह से चला गया। जबकि उसकी जाते ही ये टियान अपने मन में सोच रहा था, मैं कोई बेवकूफ व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे सब कुछ अच्छे से मालूम है आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। ये कहने के साथ ही वो सुजवान के बारे में सोचने लगा। फिर से शिफ्ट होकर अब हम अगली सुबह देखते हैं, जहाँ पर सुजवान एक रोड पे चल रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक कमांडर आ गया, जिसने सुजवान को देखते उसे ग्रीट किया। साथ ही उसने सुजवान को बताया कि मेरे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनने के बाद सुजवान भी तैयार हो गया। फिर अगले सीन में हम सुजवान को देखते हैं, जो उस कमांडर के साथ एक जगह पे आ चुका था। उस जगह पर हुआंग जोन भी मौजूद था और वो अभी सुजवान को काफी गुस्से से देख रहा था। तभी कमांडर ने सुजवान को अंदर जाने का इशारा किया, इसीलिए सुजवान भी उस कमरे के अंदर चला गया और उस जगह पर और कोई नहीं बल्कि हुआंग जोन का फादर पहले से मौजूद था। इस एपिसोड की शुरुआत में सुजवान ने कहा, क्यों ना हम टेबल पे बैठ कर फूड को एंजॉय करते हुए बातें करें। ये कहकर सुजवान टेबल पे बैठ गया, जबकि उसकी हरकतों को देखकर हुआंग जोन को गुस्सा आने लगा, पर उसके फादर ने उसे रोकते हुए सुजवान से कहा, दरअसल मैं तुमसे इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि तुमने मेरे बेटे को कल पनिश किया। साथ ही मुझे ये नहीं मालूम कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या बातचीत हुई जिसकी वजह से तुमने मेरे बेटे को पीटा। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं हुआंग जोन के फादर होने के नाते बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारी जैसे एक लूजर मेरे बेटे की धुलाई करे। दूसरी तरफ उस हुआंग यून की बातों को सुनने के बाद सुजवान ने कहा, तो फिर आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? आखिर इस मैटर को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस पर हुआंग यून ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि हम इस मैटर को आसानी से जाने दे तो फिर तुम्हें अपने घुटनों पर आकर मेरे बेटे से माफी मांगनी होगी। साथ ही तुम्हें इस बात के लिए मेरे बेटे को मानना होगा कि तुमने जिस हाथ से मेरे बेटे की पिटाई की है उस हाथ को
मेरा बेटा तोड़ दे, इसके बाद मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। उसकी बातों को सुनने के बाद सुजवान ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हारे बेटे को पीट कर इतनी आसानी से निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर किसी ने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया होता तो मैं उसे जान से ही मार देता। ये कहते हुए सुजवान ने उनका मजाक उड़ाया। जबकि दूसरी ओर सुजवान की बातों से हुआंग यून काफी भड़क गया, पर इससे पहले हुआंग यून सुजवान के साथ कुछ करता उससे पहले उस जगह पर सिटी लोड आ गए, जिसने आते ही हुआंग यून को फटकार लगाते हुए बताया, सुजवान प्रिंसेस लिंगयाओ का फ्रेंड है, इसीलिए अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो प्रिंसेस हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और शायद प्रिंसेस लिंगयाओ यही लड़की होगी जिसके ग्रैंडफादर को सुजवान ने कुछ एपिसोड पहले बचाया था। और अभी प्रेजेंट टाइम में सिटी लोड की बातों को सुनने के बाद उस जगह पे मौजूद सभी लोग चौंक गए, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि प्रिंसेस लिंगयाओ कितनी पावरफुल और किस बैकग्राउंड से आती है। इसीलिए जैसे उन्हें मालूम हुआ सुजवान प्रिंसेस लिंगयाओ का फ्रेंड है, तो हुआंग यून और बाकी सभी काफी डर गए, क्योंकि अब अगर उन्होंने सुजवान के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो वो सभी प्रिंसेस लिंगयाओ के हाथों मारे जाएंगे। जबकि दूसरी ओर सुजवान समझ गया कि अब सब कुछ उसके हाथों में है, इसलिए सुजवान ने उन्हें डराते हुए कहा, अब अगर तुम सभी इस जगह से जाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें भी वही करना होगा जो अभी तुमने मुझसे करने के लिए कहा था, और अगर तुमने वैसा नहीं किया तो फिर तुम्हें अच्छे से मालूम होगा प्रिंसेस लिंगयाओ तुम्हारे साथ क्या करेगी। जबकि ये सुनते ही हुआंग जून अपने घुटनों पे आ गया और अभी तक किए गए गलती के लिए माफी मांगने लगा, क्योंकि उसे मालूम था अगर उसने अभी घुटने नहीं टेके तो उसकी फैमिली खतरे में आ जाएगी। जबकि दूसरी ओर सुजवान ये देखने के बाद उन्हें माफ कर दिया, और इस जगह से जाते हुए सुजवान ने उन्हें धमकी दी, लेकिन अगली बार अगर तुमने ऐसी गलती की तो शायद मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। इनडायरेक्टली सुजवान इन्हें धमकी दे रहा था, अगर इन्होंने फिर से ऐसी गलती करने की कोशिश की तो सुजवान इन्हें इससे भी बड़ी सजा देगा। फिर अगले सीन में हम सुजवान को बाथटब में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ वो अपने मन में सोच रहा था, मुझे कल्टीवेशन करने के लिए हर रोज 500 टेल्स की मेडिसिन खरीदना पड़ता है, उसके बाद ही मैं जाकर अपनी कल्टीवेशन कर पाता हूँ, पर मेरी कल्टीवेशन के लिए इतनी मेडिसिन काफी नहीं होगा। और इस जगह पर हमें सुजवान की बातों से मालूम होता है कि उसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, और अगर आपको याद हो तो सुजवान ने उन्हें 1 हफ्ते के बाद आने को कहा था, जिसके बाद वो ओल्ड मैन का फिर से इलाज करेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो ओल्ड मैन और उसकी ग्रैंडडॉटर सुजवान से मिलने के लिए आ चुकी थी, जबकि ऑलरेडी सुजवान को मालूम था कि इन दोनों ने उसकी आइडेंटिटी को जान लिया है, इसलिए उस ग्रैंडडॉटर ने सुजवान से माफी मांगी, जबकि सुजवान ने भी उन्हें माफ कर दिया। तभी सुजवान ने उस ओल्ड मैन से कहा, मैं आपकी इंजरी को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा, और आपकी इंजरी को ठीक करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि मैं आपको फिर से एक प्रिस्क्रिप्शन दूं, जिससे आप 10 दिनों में ठीक हो जाओगे, लेकिन इसके बाद आप कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे और ना ही अपनी कल्टीवेशन में कभी भी आगे बढ़ पाओगे। ये सुनते ही उस ओल्ड मैन ने कहा, आखिर दूसरा ऑप्शन क्या है, क्योंकि वो ओल्ड मैन नहीं चाहता था कि उसकी कल्टीवेशन एक ही जगह पे रुक जाए। दूसरी ओर ये सुनने के बाद सुजवान ने कहा, दूसरे ऑप्शन में तुम्हें सबसे पहले मुझे अपने मार्शल आर्ट्स को दिखाना होगा जिसे तुम प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद ही मैं जान पाऊंगा आखिर तुम्हारी टेक्निक में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद ही मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर पाऊंगा, इसके बाद शायद तुम अपनी कल्टीवेशन कर पाओ। पर उसकी बातों को सुनने के बाद उस ओल्ड मैन की ग्रैंडडॉटर अपने ग्रैंडपा से कुछ समय बातें करने लगी, और इसी दौरान वो अपने ग्रैंडपा से कहती है, अगर हमने ये टेक्निक सुजवान को दिखाया तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो टेक्निक हमारे क्लैन में हमेशा से पास आउट होती आई है। पर कुछ समय बातें करने के बाद उस ओल्ड मैन ने डिसीजन लिया कि वो अपनी टेक्निक सुजवान को दिखाएगा, इसलिए उसने सामने आते हुए टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। जबकि उसकी टेक्निक को देखने के बाद सुजवान को भी समझ में आ चुका था कि उसकी टेक्निक में किस जगह पे गलती है। तभी सुजवान ने उन दोनों को बताया कि तुम्हारी टेक्निक की फाउंडेशन काफी अच्छी है, जिसके चलते तुम 3rd लेवल पे आ चुके हो, पर अगर तुमने इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना जारी रखा तो ये तुम्हारे लिए काफी परेशानी दायक होगा, और शायद तुम्हें इस टेक्निक की वजह से अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े, क्योंकि जब तक तुम्हारी पावर कम थी तब तक ये टेक्निक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही, लेकिन जैसे तुम एक हाई लेवल पे पहुंच चुके हो तो ये टेक्निक तुम्हारे लिए जानलेवा बन रही। दूसरी ओर सुजवान की बातों को सुनने के बाद वो दोनों ही शॉक्ड हो गए। तभी उस ओल्ड मैन ने कुछ बातें याद करने के बाद सुजवान की बातों से एग्री करते हुए कहा, तुमने जो भी बताया वो सभी सही है, क्योंकि कुछ समय पहले ही मैं 3 बार मरते मरते बच चुका हूँ। ये कहते हुए उस ओल्ड मैन को समझ में आ गया कि सुजवान एक ग्रैंड मास्टर है, जिसकी आंखें काफी तेज है, साथ ही वो काफी टैलेंटेड भी है, और इसके साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था, अगर उसकी मुलाकात सुजवान से ना हुई होती तो वो अभी तक इसी टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता, और आखिरी में इसी टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए उसकी मौत हो जाती। ये सोचते उसके रोंगटे खड़े हो गए, इसलिए उसने जल्दी से सुजवान को ग्रीट करते हुए सुजवान से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि वो उसे ठीक कर दे, जिसके लिए सुजवान भी तैयार हो गया। साथ ही सुजवान ने जमीन पे चिन्ह बनाते हुए उन्हें समझाने लगा, और कुछ ही समय के अंदर सुजवान ने उन्हें बता दिया कि आखिर उन्हें अपनी टेक्निक कैसे प्रैक्टिस करनी है, जिससे उनकी जान को खतरा नहीं होगा। साथ ही अब तक उन्होंने जिस टेक्निक को प्रैक्टिस किया है वो टेक्निक आगे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगी। ये सब कुछ अच्छे से समझाने के बाद सुजवान उस जगह से जाने लगा। साथ ही उसने बताया कि आज ओल्ड लेडी का बर्थडे है, इसीलिए मुझे उनकी पार्टी में जल्द से जल्द जाना होगा। इस एपिसोड की शुरुआत में वैन फैमिली के अंदर एक बर्थडे पार्टी चल रही थी, और ये बर्थडे पार्टी वैन फैमिली के एक
सेंसस की होती है। और इस मौके का फायदा उठाकर वैन फैमिली ने कई सारे फैमिली को बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया था कि इस बर्थडे पार्टी के बहाने वैन फैमिली कई सारे फैमिली के साथ कनेक्शन बना सके। और तभी लिंगजुई भी सुजुआन के साथ बर्थडे पार्टी के अंदर आ गई। पर वैन फैमिली के कई सारे लोग सुजुआन को पसंद नहीं करते थे और उन्हीं में से एक वैन साओ नाम का व्यक्ति भी था जो सुजुआन को उस जगह पे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। इसलिए वैन साओ ने सुजुआन की बेइज्जती करते हुए उसे इस जगह से निकल जाने को कहा। पर उसके शब्दों को सुनने के बावजूद सुजुआन ने उसे कुछ भी नहीं कहा। पर लिंगजुई सुजुआन की बेइज्जती सुनकर काफी गुस्सा हो गई। इसलिए लिंगजुई ने वैन साओ से कहा, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो तुम इस जगह से क्यों नहीं निकल जाते। और इस बर्थडे पार्टी के अंदर हमारे एंसेस्टर ने खासकर सुजुआन को इस बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है, इसलिए अगर तुम्हें कुछ परेशानी हो रही है तो तुम जाके एंसेस्टर से बातें करो। जबकि लिंगजाओ की बातों को सुनने के बाद साओबाई चुप हो गया। तभी साओबाई के फादर ने उसे शांत करते हुए कहा, आज का दिन हमारे और हमारी फैमिली के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम अपना दिन बेकार मत करो। और वैसे भी हमारे फैमिली के फर्स्ट और सेकंड एलर ने इस जगह पर कई सारे फैमिली के लोगों को इन्वाइट किया है ताकि बाकी फैमिली से जान पहचान कर सके और अपनी फैमिली की पावर को इंक्रीज कर सके। दूसरी तरफ साओबाई अपने फादर की बातों को अच्छे से समझ गया, इसलिए वो शांत होकर पार्टी को एंजॉय करने लगा। तभी इसी दौरान उस जगह पर एक अनाउंसमेंट हुई जिसने सभी को बताया कि इस बर्थडे पार्टी में हुआंग फैमिली के मेंबर भी आए हैं। जबकि ये सुनने के बाद तो कई सारे लोग शॉक हो गए क्योंकि हुआंग फैमिली काफी पावरफुल थी। तभी उस बर्थडे पार्टी में हुआंग फैमिली के मेंबर्स ने एंट्री ली और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हुआंग यूनचोंग और उसका बेटा हुआंग किंग है। तभी हुआंग यूनचोंग ने आगे बढ़ते हुए ग्रेट लेडी को ग्रेट करते हुए कहा, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये कहने के साथ ही हुआंग यूनचोंग ने ग्रेट लेडी से कहा, आज मेरा बेटा भी आपके बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए आया है। ये कहते हुए हुआंग यूनचोंग आसपास सुजुआन को ढूंढने लगा और कुछ समय ढूंढने के बाद उन्हें सुजुआन का ट्यूगुल भी दिख गया। लेकिन सुजुआन ने हुआंग यूनचोंग को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने खाने पे फोकस रखा, जो देखकर सुजुआन की मदर इन लॉ काफी गुस्सा हो गई क्योंकि हुआंग यूनचोंग की फैमिली उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए उसे डर था कि सुजुआन की इस हरकत से हुआंग फैमिली गुस्सा न हो जाए। पर सभी चीजों को इग्नोर करते हुए हुआंग यूनचोंग सुजुआन के पास आ गया और सुजुआन को ग्रीट करते हुए उसे मास्टर कहने लगा, जो सुनकर तो सभी लोग सरप्राइज हो चुके थे क्योंकि वैन फैमिली की नजरों में सुजुआन तो अभी भी सबसे बड़ा यूजलेस था जिसके पास कल्टीवेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है और ऐसे यूजलेस पर्सन को हुआंग फैमिली का हेड ग्रीट कर रहा है। जब सभी की नजरें सुजुआन को देख रही थी तब दूसरी तरफ सुजुआन अभी भी अपने खाने में फोकस था, जो देखते हुए लिंगजू को समझ में आ चुका था अगर उसने कुछ भी नहीं कहा तो हुआंग फैमिली के मेंबर ऑफेंड हो जाएंगे। इसीलिए लिंगजू ने अपने पैरों से सुजुआन के पैरों पर मारते हुए उसका ध्यान हुआंग फैमिली के मेंबर पे की। जबकि लिंगजू के इशारे को सुजुआन भी समझ गया, इसीलिए सुजुआन ने हुआंग यूनचोंग से कुछ समय तक बातें की। दूसरी तरफ वैन फैमिली के हेड अपनी सीट से उठकर हुआंग फैमिली के मेंबर के पास आ गए क्योंकि उन्हें भी डर था कि सुजुआन की हरकतों से वो गुस्सा हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने खुद आगे बढ़कर हुआंग यूनचोंग को इनवाइट किया। जबकि हुआंग यूनचोंग ने आगे की ओर बढ़ते हुए अपने बेटे को इशारा किया, जबकि अपने फादर की इशारे को समझते हुए हुआंग किंग सुजुआन के टेबल के पास आ गया। तभी हुआंग किंग ने उस जगह पे बैठने से पहले सुजुआन से परमिशन लिया। तभी उस जगह पे साओबाई नाम का व्यक्ति आ गया जिसने हुआंग किंग के पास आते हुए अपनी सीट उसे ऑफर की, पर हुआंग किंग ने साफ साफ उसकी सीट को मना कर दिया क्योंकि उसके फादर ने साफ शब्दों में उसे इशारा किया था कि वो सुजुआन के पास जाके बैठे और ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने सुजुआन की कनेक्शन को देख लिया था, इसलिए वो अब चाहकर भी सुजुआन को हल्के में नहीं ले सकते थे। दूसरी तरफ हुआंग किंग को इतना पोलाइट देखकर सुजुआन थोड़ा सा परेशान हो गया क्योंकि इतने सारे लोग के सामने हुआंग किंग सुजुआन के पास बैठने के लिए उससे परमिशन ले रहा था। इसलिए सुजुआन ने हुआंग किंग को नॉर्मल बर्ताव करने के लिए कहा, जिस चीज को समझते हुए हुआंग किंग भी उस जगह पे बैठ गया। और तभी एक बार फिर से उस जगह पे अनाउंसमेंट हुआ जिसने सभी को बताया कि ली फैमिली इस जगह पे आ रही है। जबकि ली फैमिली के बारे में सुनते ही हुआंग किंग सरप्राइज हो गया। साथ ही हुआंग किंग ने सुजुआन से कहा, मेरे फादर ने एक बार बताया था कि ली फैमिली और वैन फैमिली के बीच में कभी भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे हैं, तो फिर आज ली फैमिली इस जगह पे क्यों आई है। ये कहने के बाद उसने सुजुआन को केयरफुल रहने को कहा क्योंकि उसके हिसाब से ली फैमिली इस जगह पे अच्छे इंटेंशन से बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। मगर इससे पहले हुआंग किंग कुछ और भी कहता, उससे पहले सुजुआन ने उसे शांत करवा दिया। तभी उस जगह पर ली फैमिली के मेंबर्स ने एंट्री ली। तभी ली फैमिली का एक पर्सन आगे बढ़ते हुए सभी से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं बिना इनविटेशन कार्ड के आ गया, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा मेरे आने से तुम सभी ऑफेंड नहीं होंगे। ये कहते हुए ली फैमिली के उस व्यक्ति ने स्माइल किया। जबकि दूसरी तरफ उसकी बातों को सुनने के बाद वैन फैमिली का हेड अपनी जगह से खड़ा होते हुए उसे ग्रीट करते हुए कहता है, खैर कोई बात नहीं, अब जबकि तुम इस जगह पे आ चुके हो तो तुम भी हमारे लिए गेस्ट हो। ये कहते हुए उसने ली फैमिली के मेंबर को डिनर के लिए इनवाइट किया, पर तभी उस ली फैमिली के मेंबर की बेटी की नजर सुजुआन पे गई। इसलिए उसने अपने फादर से कहा, मैं सुजुआन से बात करके आता हूँ। ये कहने के साथ ही वो सुजुआन के टेबल के पास आ गया और इस व्यक्ति का नाम ली मुयू था। तभी ली मुयू ने सुजुआन से कहा, हमें मिले हुए काफी साल हो गए, लेकिन सुजुआन ने उसे
पहचानने से मना कर दिया। साथ ही उसने उससे कहा मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। जो सुनने के बाद तो पास ही में बैठा हुआंग किंग हंसने लगा और इसकी वजह से ली मुयू काफी गुस्सा हो गया। साथ ही उसने सुजुआन के पास आते हुए कहा तुम लिंगजो के बराबरी बिल्कुल भी नहीं हो और आज तुम देखना कि मैं तुमसे तुम्हारी लिंगजो को कैसे छीनता हूँ। ये कहते हुए ली मुयू उस जगह से चला गया। जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद लिंगजो भी काफी भड़क गई। जो कि पास ही बैठा हुआंग किंग ने उन्हें बताया ली मुयू ने कसम खा रखी है कि वो अपनी इस जिंदगी में मिस लिंगजो से शादी करेगा और इसके अलावा उसकी इस जिंदगी में कोई भी नहीं आएगी। इसलिए ली मुयू सुजुआन से ऐसी बातें कर रहा था। जबकि उसकी बातों को सुनने के बावजूद सुजुआन ने कुछ भी नहीं कहा। इसलिए एक बार फिर से हुआंग किंग ने हिचकिचाते हुए सुजुआन से कहा शायद आपने ली मुयू को छोड़कर गलती की, क्योंकि अगर आपकी जगह में होता तो मैं ली मुयू को एक थप्पड़ जड़ देता, क्योंकि उसने मिस लिंगजाओ के बारे में गलत कहा था। ये सुनने के बाद सुजुआन ने फाइनली कहा क्या तुम मुझे उसके खिलाफ भड़काना चाहते हो? जिस पर हुआंग किंग ने कहा मैं आपको भड़का नहीं रहा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप उसे पनिश करें, क्योंकि उसने बदतमीजी से आपसे बात की थी। जबकि दूसरी तरफ हम वैन फैमिली के हेड को देखते हैं जो ली टियान की बातों को सुनने के बाद काफी गुस्सा हो चुके थे। तभी उन्होंने अपनी सीट को छोड़ते हुए कहा क्या तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुम्हें वैन फैमिली के आधे बिजनेस को दे दूंगा? दरअसल इस जगह पर ली टियान ने कुछ ऐसा कहा था वैन फैमिली के हेड से, जिससे ये साफ हो चुका था कि ली टियान वैन फैमिली की आधी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। तभी वैन फैमिली के हेड ने शांत होते हुए ली टियान से कहा इस जगह पे बर्थडे पार्टी चल रही है, इसीलिए मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी वजह से बर्थडे पार्टी खराब हो। और जहाँ तक रही तुम्हारी बात हो, इस बर्थडे पार्टी के खत्म होने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा, क्योंकि फिलहाल हमारी इस वैन फैमिली के बर्थडे पार्टी में कई सारे गेस्ट और भी आएंगे, जिससे मुझे खुद पर्सनली जाकर उन्हें वेलकम करना होगा। जबकि दूसरी ओर वैन फैमिली के हेड की बातों को सुनने के बाद ली टियान के चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी ली टियान ने वैन फैमिली का मजाक बनाते हुए कहा क्या तुम कहते हो कि इस जगह पे और भी गेस्ट आएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी वैन फैमिली की सिचुएशन तुम्हें नहीं मालूम, और साथ ही मैं तुम्हें बता दूं कि इस जगह पे अब कोई भी नहीं आएगा। साथ ही मैंने सुना था कि तुमने इस बर्थडे पार्टी के लिए सिटी लॉर्ड को भी बुलाया था, जिन्हें इनवाइट करने के लिए तुमने खुद अपनी फैमिली के 2 एल्डर्स को भेजा था, पर यह दुख की बात है कि उन्होंने इस बर्थडे पार्टी में आने से मना कर दिया। ये कहने के साथ ही ली टियान हान उस जगह पे आए हुए सभी लोग की ओर देखते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है मैं वैन फैमिली के अंदर केवल 2 कामों से आया हूँ, और जैसे मेरे दोनों काम कम्प्लीट होते हैं तो मैं इस जगह से चला जाऊंगा। उसके बाद आप अपनी बर्थडे पार्टी को फिर से एंजॉय कर पाओगे। जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद वैन फैमिली का हेड एक बार फिर से काफी गुस्सा हो गया, मगर ली टियान हान ने उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए उससे कहा मैं तुम्हारी फैमिली के पूरे शेयर्स को अकेला नहीं ले रहा, बल्कि मेरे साथ हुआंग फैमिली भी शामिल है, क्योंकि मैंने और हुआंग फैमिली ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया था जिसके हिसाब से तुम्हारी फैमिली की 60% बिजनेस मेरा होगा, जबकि बचे हुए 40% का मालिक हुआंग फैमिली होगी। जबकि ये सुनते ही दूसरी तरफ हुआंग यूनचोंग चौंक गया। तभी उसने इस बात से मना करते हुए कहा मैंने तुमसे ऐसी बातें नहीं कहा था, मैंने तो बस तुमसे ऐसे ही मजाक किया था, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस बात को इतना सीरियसली ले लोगे। इन शब्दों को सुनने के बाद ली टियान हान खुद भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ली टियान हान ने यूनचोंग से पहले से बात कर लिया था और उन दोनों ने साथ में डिसाइड किया था कि वो वैन फैमिली के बिजनेस को पूरी तरह से हड़प लेंगे। लेकिन इस जगह पे आने के बाद तो हुआंग यूनचोंग पूरी तरह से चेंज हो चुका था, और हुआंग यूनचोंग इस बात से इसलिए पलटा था क्योंकि उसे डर था कि अगर सुजुआन को गुस्सा आ गया तो फिर उसकी खैर नहीं, क्योंकि उसे पहले से मालूम था कि सुजुआन के बड़े बड़े कनेक्शंस हैं। तभी हुआंग यूनचोंग ने ली टियान हान को वार्निंग देते हुए कहा अगली बार मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार सोच लेना, नहीं तो तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जबकि ये सुनने के बाद ली टियान हान को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल इस बात को इग्नोर करते हुए कहा रहने दो, इस बात को यहीं पर खत्म करो। जिसके बाद ली टियान हान ने वैन फैमिली के हेड को बताया कि वो इस जगह पे दूसरे काम से भी आया है। ये कहते हुए ली टियान हान ने अपने बेटे को इशारा किया, इसीलिए ली मुयू ने आगे बढ़ते हुए वैन फैमिली के हेड को ग्रीट करते हुए कहा मेरा नाम ली मुयू है और मैं लिंगजाओ को काफी पसंद करता हूँ, जो आपकी वैन फैमिली से बिलोंग करती है। साथ ही मैंने सुना कि सुजुआन के साथ उसकी शादी हो चुकी है, पर लिंगजाओ सुजुआन को पसंद नहीं करती बल्कि उससे नफरत करती है। साथ ही उन दोनों के बीच में कुछ अच्छा रिलेशनशिप भी नहीं है, इसलिए मैं अपने फादर के साथ इस जगह पे ये बताने आया हूँ कि मैं लिंगजाओ को काफी पसंद करता हूँ, और अगर आप सभी एल्डर सुजुआन और लिंगजाओ की शादी को तोड़ दे तो फिर मैं लिंगजाओ के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं काफी समय से लिंगजाओ को पसंद करता हूँ, और अगर आपने लिंगजाओ के साथ मेरी शादी करवा दी तो हम दोनों की फैमिली के रिलेशनशिप भी काफी अच्छे हो जाएंगे। साथ ही हम दोनों की फैमिली की पावर भी काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी।
जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद वैन फैमिली के सभी मेंबर सरप्राइज हो गए। जबकि दूसरी तरफ सुजवान भी अंदर ही अंदर काफी गुस्सा हो चुका था, लेकिन फिलहाल सुजवान ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। सीन शिफ्ट होकर हम वैन फैमिली के हेड को देखते हैं, जो खुद भी अपने मन में सोच रहा था कि सुजवान के पास कल्टीवेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। जबकि ली फैमिली की बात की तो वो भी काफी पावरफुल है, इसीलिए लिंगजाओ की शादी ली मुई के साथ करवा दी जाती है तो ये ज्यादा बेटर होगा। पर सुजवान को वैन फैमिली से निकालना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि सुजवान और लिंगजाओ की शादी मैंने नहीं बल्कि एंसेस्टर ने किया था, इसीलिए मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। और अगर कुछ भी मेरे हाथों में होता तो मैं कब का सुजवान को इस जगह से निकाल चुका होता। सीन शिफ्ट होकर हम वैन फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं, जिसका आज जन्मदिन था और उसने ली मुई की बातों को सुनने के बाद उसे धमकी देते हुए कहा, चाहे आज ली फैमिली आ जाए या फिर कोई और फैमिली, लेकिन यह शादी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। दूसरी तरफ वांग युनचोंग उनकी बातों को सुनने के बाद उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी उन्होंने लिंग टियांग हान की ओर देखते हुए कहा, तुम अपने बेटे को आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम्हारा बेटा इसी तरह से सुजवान की वाइफ के पीछे घूमता रहा तो तुम सभी को बाद में जाकर काफी पछतावा होगा। इसलिए बेहतर है कि कुछ गलत होने से पहले तुम सभी संभल जाओ। ये सुनने के बाद तो ली मुई काफी गुस्सा होते हुए वांग युनचोंग से कहने लगा कि आपको सचमुच लगता है कि मैं सुजवान की बराबरी नहीं कर पाऊंगा। जिस पर वांग युनचोंग ने कहा, तुम ये सब कुछ कहकर अपने आप को ही ह्यूमिलिएट कर रहे हो। पर इससे पहले इन दोनों की बातचीत और आगे बढ़ते उससे पहले उस जगह पे किसी तीसरी की आवाज आई, जिसने वांग युनचोंग की बातों से सहमत होते हुए कहा, इसने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि लिंगजाओ सुजवान को नफरत करती है तो ये उन दोनों का मामला है। उन दोनों के बीच में बाहरी लोग को नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारा कोई भी हक नहीं है कि तुम लिंगजाओ और सुजवान के बारे में कुछ कह सको। ये सब कुछ कहते हुए कमांडर ने बर्थडे पार्टी में एंट्री ली और उस कमांडर के पीछे से सिटी लॉर्ड भी आ रहे थे, जिन्हें देखते ही सभी लोग एक बार फिर से सरप्राइज हो गए, क्योंकि कुछ समय पहले लिन टियानहान ने सभी को बताया था कि सिटी लॉर्ड इस जगह पे नहीं आ रहे। जबकि सीन शिफ्ट प्रोग्राम वैन फैमिली के हेड को देखते हैं, जो ली फैमिली को डरते देख काफी खुश हो चुका था, क्योंकि कुछ समय पहले ये लोग काफी उन्हें डरा रहे थे, साथ ही उन पर प्रेशर डाल रहे थे ताकि वो अपने वैन फैमिली के बिजनेस को ली फैमिली को सौंप दे। जबकि दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड ने पर्सनली आगे बढ़ते हुए एंसेस्टर को ग्रीट किया। तभी सिटी लॉर्ड ने पीछे मुड़ते हुए ली फैमिली के लोगों की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं तो तुम दोनों इस जगह से चले जाओ। और वैसे भी आज वैन फैमिली की एंसेस्टर की जन्मदिन है। ये कहते हुए सिटी लॉर्ड ने ली फैमिली को धमकी दी ताकि वो इस जगह से निकल जाए। जबकि सिटी लॉर्ड की धमकी सुनते ही ली फैमिली के लोगों ने उनसे माफी मांगी और इस जगह से जल्दी से निकल गए, जो देखकर वैन फैमिली का हेड काफी खुश हो गया। इसके साथ ही उसने सिटी लॉर्ड को डिनर के लिए इनवाइट किया, पर सिटी लॉर्ड ने ये कहते हुए डिनर के लिए मना कर दिया कि उसके पास अभी काफी काम है, इसलिए उसे वापस इस जगह से जाना होगा, पर उसकी जगह उसका कमांडर इस जगह पे जरूर रहेगा। ये कहने के बाद उन्होंने सुजवान की मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की ओर देखते हुए उन्हें एक गिफ्ट देते हुए कहा, ये गिफ्ट मैं चाहता हूँ कि आप सुजवान और लिंगजाओ को दो। ये कहने के बाद सिटी लॉर्ड ने उन्हें ये भी बताया कि इस गिफ्ट को किसी और ने उसे दिया था। साथ ही उस व्यक्ति ने सिटी लॉर्ड से कहा था कि इस गिफ्ट को लिंगजाओ और सुजवान के अलावा कोई भी न खोले। जबकि सिटी लॉर्ड की बातों को सुनने के बाद सुजवान की मदर इन लॉ ने सहमति जताते हुए कहा, जैसे आपने कहा हम आपकी बातों को जरूर मानेंगे। जबकि ये कहने के बाद सिटी लॉर्ड ने उस जगह से जाते हुए सुजवान को ग्रीट किया, जो देखकर सुजवान की मदर इन लॉ सरप्राइज थी, क्योंकि उन सभी को अच्छे से मालूम था कि सुजवान एक लूजर है, लेकिन इसके बावजूद काफी बड़े बड़े लोग उसे ग्रीट कर रहे हैं, जो बातें किसी को भी समझ में नहीं आई। सीन शिफ्ट होकर हम वैन फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं, जिन्होंने जल्दी से एक सर्वेंट को बुलाते हुए उससे कहा, जाकर सुजवान को बताओ कि आज रात में उससे कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, इसलिए आज रात आकर मुझसे मिले। सीन शिफ्ट होकर अब हम रात को सुजवान को देखते हैं, जहाँ वो एंसेस्टर से मिलने के लिए आ चुका था। तभी एंसेस्टर ने सुजवान को इशारा करते हुए बैठने को कहा, इसलिए सुजवान ने भी उस जगह पे बैठते हुए एंसेस्टर से सवाल किया, आखिर मुझे इस जगह पे क्यों बुलाया गया है। जिस पर एंसेस्टर ने कहा, आज सुबह से मुझे काफी सारे सरप्राइजेस मिले। ये कहते हुए एंसेस्टर के बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। तभी एंसेस्टर ने गुस्सा होते हुए सुजवान से कहा, थर्ड यंग मास्टर तुम मत बोलो कि आज मेरी बर्थडे पार्टी में क्या क्या हुआ था। और इस जगह पे हमें जानने को मिला कि सुजवान और कोई नहीं बल्कि सु फैमिली का थर्ड यंग मास्टर है। और अगर आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो आपको मालूम होगा कि सुजवान ने हमें बताया था कि उसकी माँ का कत्ल हो चुका है, यानी कि उसकी मदर को किसी ने मार दिया है। साथ ही जैसे उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हुई तो सु फैमिली ने भी अपनी फैमिली से उसे निकाल दिया। जबकि एंसेस्टर की बातों को सुनने के बाद सुजवान का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गया। तभी एंसेस्टर ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, बाकी सभी को लग रहा था कि आज जितने भी पावरफुल व्यक्ति मेरे बर्थडे पार्टी में आए हो वो सभी लिंगजाओ की वजह से आए थे, पर हकीकत में सिटी लॉर्ड और बाकी के पावरफुल लोग लिंगजाओ की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से आए थे। ये कहने के बाद एंसेस्टर ने सुजवान को आगे बताया, लगता है तुम पूरी तरह से भूल चुके हो जब 1 साल पहले लिंगजाओ के साथ तुमने शादी करके वैन फैमिली में
एंट्री किया था, तभी तुम्हारे फादर ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि अब आगे से तुम सू फैमिली के सरनेम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर तुमने सू फैमिली के नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि थर्ड यंग मास्टर तुम्हें सू फैमिली ने पूरी तरह से बाहर कर दिया है। और अगर किसी व्यक्ति को सू फैमिली से निकाल दिया जाता है तो वो वापस से सू फैमिली के सरनेम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिस पर सुजवान ने स्माइल करते हुए कहा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने सू फैमिली के सरनेम का इस्तेमाल किया है, और तभी जाकर सिटी लॉर्ड और बाकी सभी तुम्हारी बर्थडे पार्टी में शामिल हो पाए। दूसरी तरफ सुजवान की बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर ने सुजवान से कहा, जब तुम्हारी वैन फैमिली में शादी हुई थी तब भी तुम्हारे पास कल्टीवेशन नहीं था, पर तुम सू फैमिली के थर्ड यंग मास्टर थे, इसलिए तुम्हारी शादी लिंगजाओ के साथ हो गई, और अगर तुम्हारी फिर से सू फैमिली ना होता तो तुमसे भला कोई नहीं शादी करना पसंद करेगा। जबकि दूसरी तरफ सुजवान एंसेस्टर की बातों को सुनने के बाद उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी उसने एंसेस्टर की ओर देखते हुए उससे सवाल किया, आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो, और अगर तुम भी भूल चुके हो तो मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं कि तुम भी सू फैमिली के एक नौकर हो। और इसी बीच सुजवान ने अपने फादर का भी नाम ले लिया था, जिस बात से गुस्सा होते हुए एंसेस्टर ने कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम अपने फादर का नाम ले सको, और वो भी इतना बदतमीजी के साथ। लेकिन किसी तरह से उस एंसेस्टर ने अपने आप को शांत करते हुए सुजवान से कहा, जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम्हारे फादर ने मुझे कुछ दिया था, और साथ ही उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें बाद में दे दूं। ये कहते हुए उस एंसेस्टर ने अपने पास से एक टोकन निकाला। इस एपिसोड की शुरुआत भी उसी जगह से होती है जहां वैन फैमिली के एंसेस्टर ने अपने पास से एक टोकन को निकाल लिया था। तभी उस एंसेस्टर ने सुजवान को बताया, जब तुम्हारी शादी वैन फैमिली में हुई थी तब तुम्हारे फादर ने ये टोकन दिया था, और ये टोकन इतना पावरफुल है कि बड़ी बड़ी फैमिलीज भी इसे देखते अपने घुटनों पे आ जाएगी, इसीलिए आगे बढ़कर इस टोकन को एक्सेप्ट कर लो। जबकि दूसरी तरफ सुजवान इस टोकन के बारे में सुनने के साथ ही सरप्राइज हो गया, साथ ही वो अपनी जगह पे खड़ा हो गया। जबकि ये देखने के बाद उस एंसेस्टर को ऐसा लगा कि सुजवान इस टोकन को लेने के लिए उसके पास आ रहा है, लेकिन सुजवान ने किसी चलते उस टोकन को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उस टोकन को डिस्ट्रॉय करते हुए उस लेडी से कहा, तुम एक कल्टीवेटर नहीं हो जो अपनी पावर को कल्टीवेट करके इंक्रीज कर सके, और जहाँ तक रही तुम्हारे अब तक जिंदा रहने की वजह, तो अब तक तुम इस वजह से जी पाए हो क्योंकि तुम काफी लकी हो, और जबकि तुम एक कल्टीवेटर नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम्हारी जैसे एक सर्वेंट के लिए अच्छा नहीं हुआ कि तुम मेरे या फिर सू फैमिली की दुश्मनी के बीच आओ। और अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने आज सू फैमिली का नाम इस्तेमाल करते हुए पावरफुल लोगों को इन्वाइट किया था, तो जाकर मेरे इस हरकत के बारे में सू फैमिली को रिपोर्ट कर दो। ये कहते हुए सुजवान ने पीछे की ओर मुड़ते हुए कहा, पर अगर तुम या फिर तुम्हारी वैन फैमिली मेरे और मेरे सू फैमिली के बीच में आती है तो इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जबकि सुजवान की धमकी को सुनने के बाद वैन फैमिली की एंसेस्टर काफी गुस्सा हो गई, पर फिर भी उसने सुजवान से कुछ भी नहीं कहा। फिर से शिफ्ट क्रम सुजवान को देखते हैं जो कमरे से निकलने के बाद अपने मन में अपने मदर के बारे में सोच रहा था। साथ ही सुजवान ने अपने मन ही मन में कहा, मुझे उस किलर तक पहुंचना होगा जिसने इस लाइफ की मेरी मदर को मारा है, और जल्द ही वो समय आएगा जब मुझे कैपिटल यू की ओर रवाना होना होगा, क्योंकि मेरे गेस के हिसाब से मेरे मदर को मारने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वो मेरे इस लाइफ के सो कॉल्ड फादर सो होंगली ही है। ये सब सोचते हुए सुजवान अपने मन ही मन में कुछ और भी सोचने लगा, और कुछ समय सोचने के बाद सुजवान ने आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी सुजवान की नजर लिंगजुई पे पड़ी जो एक जगह पे बैठी हुई थी, इसलिए सुजवान ने उसकी ओर बढ़ते हुए सवाल किया, आखिर तुम इतनी रात को इस जगह पर क्या कर रही हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है तुम अब तक सो जाती थी। जबकि सुजवान को देखते ही लिंगजुई की चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी लिंगजुई खड़ी होते हुए सुजवान से कहती है, मुझे तुमसे बात करना था। दरअसल आज से 7 दिन पहले मैं और मेरे फादर सिस्टर को टियानवन एकेडमी छोड़ने के लिए गए थे, और मेरी सिस्टर की हस्बैंड होने के नाते मैं आपको ये बात बताना चाहती थी, लेकिन मेरी मदर और बाकी सभी ने मुझे फोर्स किया कि मैं आपको ये बात न बताऊं। साथ ही मुझे ये भी मालूम है कि वही जंग ने आपसे काफी कुछ बदतमीजी की, और उसकी ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन आप उसकी बातों को दिल पे मत लेना। और जहाँ तक रही मेरी सिस्टर की बात, तो वो कभी भी ऐसा चीज नहीं करेगी जिससे आपको चोट पहुँचे, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को काफी अच्छे से जानती हूँ। हालांकि मेरी सिस्टर काफी कोल्ड हार्टेड है और वो अपने इमोशंस को बाहर ना दिखाती हो, पर मेरी सिस्टर कभी भी गलत कदम नहीं उठाएगी। जबकि लिंगजू की बातों को सुनने के बाद सुजवान के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। तभी सुजवान ने लिंगजू की ओर देखते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कई सारे लोगों से मुलाकात की है, पर आज तक मैंने तुम्हारे जैसा काइंड हार्टेड व्यक्ति नहीं देखा। और जहाँ तक रही वही जंग की बात को, तो मुझे उसकी बातों को सुनने के बाद थोड़ा बहुत गुस्सा आया था, पर जहाँ तक रही तुम्हारी सिस्टर की बातों का, तो मुझे उसकी बातों को सुनने के बावजूद गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी सिस्टर के साथ मेरी शादी जबरदस्ती किया गया था, और इसी जबरदस्ती शादी की वजह से तुम्हारी सिस्टर मुझसे हेट करती है, और इस बात को मैं भी काफी अच्छे से समझता हूँ। जबकि सुजवान की इन बातों को सुनने के बाद लिंगजू ने भी एग्री किया। और जहाँ तक रही बाकी लोग की बात, तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक रही तुम्हारी बात, तो तुम दूसरों लोग के बारे में काफी ज्यादा सोचती हो, इसलिए बाकी लोग के बारे में इतना मत सोचा करो, बल्कि अपने ऊपर ध्यान दो। ये कहते हुए सुजवान ने लिंगजू से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना कि कुछ समय पहले जब तुम्हारा बर्थडे था तब मैं भूल गया था, साथ ही मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भी प्रिपेयर नहीं किया था, पर जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट जरूर दूंगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्किल ढूंढी है जो भले हाई लेवल के ना हो, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी प्रैक्टिस में काफी मदद करेगी। और
और अगर तुम इस टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आने वाले 1 साल के अंदर ही इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लोगी। जबकि दूसरी तरफ ये सुनने के बाद लिंगजुई काफी खुश हो गई, साथ ही उसने अपने गिफ्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही उस टेक्निक को लेते हुए लिंगजुई ने सुजुआन से कहा, मैं आपके दिए गए इस टेक्निक को काफी अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी, साथ ही मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको डिसअपॉइंट ना करूं। जिस पर सुजुआन ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसे इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर लेती हो तो तुम इस टेक्निक को पूरी तरह से जला देना, ताकि ये टेक्निक दूसरे के हाथों में ना लग सके। और इसी तरह से कुछ समय बात करने के बाद लिंगजुई अपनी कमरे की ओर बढ़ गई, साथ ही सुजुआन भी आराम करने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। लेकिन इससे पहले सुजुआन आराम करने के लिए अपने बेड तक पहुंच पाता, उससे पहले किसी ने बाहर से आवाज दी, जिसने सुजुआन को बाहर आने को कहा। जो सुनकर सुजुआन भी अपने घर के दरवाजे को खोलकर बाहर की ओर देखने लगा, जहां सुजुआन को जानने को मिला कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि उसकी मदर इन लॉ है। तभी सुजुआन की मदर इन लॉ ने सुजुआन से कहा कि सिटी लॉर्ड और हुआंग फैमिली के लीडर ने तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के लिए कुछ गिफ्ट भेजा है, इसलिए उन तोहफों में से एक तोहफा मैं तुम्हें देने के लिए आई हूँ। जबकि ये सुनने के बाद सुजुआन ने अपनी मन में कहा है, क्या है कोइंसिडेंस है, क्योंकि ये कल्टीवेशन के लिए एक अच्छी मेडिसिन होने के साथ साथ काफी अच्छा कोर भी है। ये सब सोचने के बाद सुजुआन ने अपनी मदर इन लॉ से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे तोहफे लेने से पहले सबसे पहले आप लिंगसो के लिए तोहफा निकाल लें और फिर आपको जो अच्छा लगे मुझे वो तोहफा दे देना। जबकि ये सुनने के बाद सुजुआन की मदर इन लॉ ने स्माइल करते हुए कहा, तुम काफी काइंड हो, साथ ही मैंने तुम्हें वैन फैमिली में फ्री में नहीं रखा था, बाय द वे अब तुम इस जगह से फ्री हो, यानी कि जहाँ चाहो तुम जा सकते हो। साथ ही मैंने सोचा है कि तुम्हें एक बिजनेस संभालने के लिए दे दूं, जो किंगक्वी रोड पर क्लिनिक है, और अब से मैं चाहती हूँ कि तुम उस मेडिसिन हाउस को संभालो। जबकि दूसरी तरफ अपनी मदर इन लॉ की बातों को सुनने के बाद सुजुआन सरप्राइज हो गया। जबकि सुजुआन के एक्सप्रेशन को समझते हुए मदर इन लॉ ने सुजुआन से कहा कि मैं उस मेडिसिन हाउस को तुम्हें ऐसे ही फ्री में नहीं दे रही, बल्कि हर महीने तुम्हें इसका प्राइस मुझे देना होगा, और इसका प्राइस है कि तुम्हें हर महीने मुझे 1000 सिल्वर टेल्स देने होंगे। साथ ही इस बात का ध्यान रखना कि वो टेल्स 1000 सिल्वर टेल्स से कम नहीं होना चाहिए। जिस पर सुजुआन ने कुछ सोचते हुए उससे सवाल किया, अगर मैंने हर महीने 1000 सिल्वर टेल्स से ज्यादा कमाया तो वो सभी टेल्स किसके होंगे? जबकि सुजुआन की इस बात को सुनने के बाद उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी उसने हल्की सी स्माइल के साथ सुजुआन से कहा, अगर तुम्हारे पास सचमुच ऐसी एबिलिटी हुई जिससे तुम 1000 सिल्वर टेल्स से ज्यादा कमा पाओ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी, साथ ही तुम्हें केवल हर मंथ 1000 सिल्वर टेल्स ही देने होंगे, और अगर तुमने 1000 टेल्स से ज्यादा कमाया तो वो सभी तुम्हारे होंगे। यानी कि सुजुआन 1000 सिल्वर टेल्स से ऊपर जितना भी कमाएगा वो सभी सुजुआन का होगा। जबकि उसकी मदर इन लॉ हर महीने 1000 सिल्वर टेल्स से चार्ज करेगी। जबकि ये सुनने के बाद तो सुजुआन भी उसकी बातों से एग्री हो गया। फिर सीन शिफ्ट होकर हम अगली सुबह एक जगह पे हुआंग किंग को देखते हैं, जो किसी का इंतजार कर रहा था। साथ ही हुआंग किंग अपने फादर के कहे गए शब्दों को भी याद कर रहा था, जहाँ उसके फादर ने उससे कहा था कि तुम्हें सुजुआन के साथ रहकर उसकी मदद करनी होगी, और सुजुआन के साथ रहकर तुम्हारे स्टेटस और स्किल काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, जिसके बाद वो चाहे तो इस छोटे स्मॉल टाउन को भी छोड़ पाएगा। जिसके लिए हुआंग किंग को अपनी पूरी कोशिश करना होगा कि वो सुजुआन की मदद कर पाए। और अभी प्रेजेंट में हुआंग किंग इन सभी चीजों को याद कर रहा था, लेकिन हुआंग किंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुजुआन की मदद कैसे कर पाएगा। ये सब सोचते हुए हुआंग किंग अभी परेशान हो ही रहा था, तभी उस जगह पर सुजुआन ने एंट्री ली। जबकि सुजुआन को देखते हुए हुआंग किंग ने उससे कहा है, क्या इत्तेफाक है कि हम दोनों इस जगह पर मिल गए। साथ ही हुआंग किंग इधर उधर की बातें करने लगा, जो चीज देखकर सुजुआन समझ गया कि हुआंग किंग ने अपने कुछ स्पाई को उसके पीछे लगा रखा है, जिसके चलते सुजुआन काफी गुस्सा हो गया। फिर सीन से प्रोग्राम एक मेडिसिन हॉल के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति सभी को भगा रहा था। साथ ही वो व्यक्ति सभी को बता रहा था कि आज के लिए मेडिसिन हॉल बंद हो चुका है, इसलिए अब जिसे भी इलाज कराना है वो कल आएगा। पर इससे पहले वो व्यक्ति ये कहते हुए मेडिसिन हॉल को बंद कर पाता, उससे पहले उस जगह पर सुजुआन ने एंट्री ली। साथ ही सुजुआन ने उस व्यक्ति से कहा कि अभी मेडिसिन हॉल बंद करने का समय नहीं हुआ है, इसलिए तुम इतनी जल्दी इस मेडिसिन हॉल को बंद नहीं कर सकते। जो सुनकर तो वो व्यक्ति सुजुआन की ओर बढ़ते हुए कहा, आखिर तुम कौन हो? जिसका जवाब देते हुए सुजुआन ने बताया, मैं तुम्हारा न्यू मैनेजर हूँ। और पर इससे पहले सुजुआन उससे कुछ भी कहता, उससे पहले हुआंगजोंग ने उस पर लात जड़ दिया। साथ ही हुआंगजोंग ने उस व्यक्ति को धमकी देते हुए कहा कि वो सुजुआन से तमीज से बात करे, लेकिन उस व्यक्ति ने एक बार फिर से सुजुआन को धमकी देने की कोशिश की, जिस पर हुआंगजोंग तो काफी गुस्सा हो गया। साथ ही उसने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया, मगर इससे पहले सुजुआन ने हुआंगजोंग को रोकते हुए उस व्यक्ति को अपने मेडिकल शॉप से बाहर कर दिया, यानी कि सुजुआन ने उसके जॉब से उसे बाहर निकाल दिया था। अब अगली सीन में हम इस मेडिकल शॉप के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हुआंगजोंग सभी को बता रहा था कि अब से इस मेडिकल शॉप का सुजुआन मैनेजर है। जबकि हुआंगजोंग की बातों को सुनने के बाद एक व्यक्ति ने कहा, ये तो एक लूजर है और इसे मेडिसिन के बारे में क्या ही पता होगा, अगर ऐसा व्यक्ति हमारा मैनेजर बनेगा तो ये शॉप जल्दी क्लोज हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ इनकी बातों को सुनने के बाद सुजुआन ने इनसे कहा, अगर तुम्हें मेरे मैनेजर बनने से कोई दिक्कत है तो तुम सभी इस जगह से जा सकते हो। ये कहते हुए सुजुआन अपनी नजरों को आसपास दौड़ाने लगा, लेकिन उस जगह पे उनके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे शौक होते हुए सुजुआन ने कहा, आखिर बाकी सभी डॉक्टर्स कहाँ गए? ये सुनने के बाद पुराने मैनेजर ने कहा, आज किसी काम से कोई भी डॉक्टर इस जगह पे नहीं आ पाए और ये बस
सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। और जबकि आज कोई भी डॉक्टर नहीं आए तो क्यों ना बेहतर हुआ कि हम आज के लिए दुकान बंद कर दें। जबकि उस पुराने मैनेजर की बातों को सुनने के बाद सुजुआन ने कहा ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, और जहाँ तक रही मरीजों की बात तो मैं उन्हें खुद चेक करूंगा। ये कहने के बाद सुजुआन और बाकी सभी मरीज का इंतजार करने लगे और कुछ ही समय के अंदर धीरे धीरे करके उस जगह पे मरीज भी आने लगे। लेकिन जिस डॉक्टर से वो सभी चेक कराने आए थे वो डॉक्टर इस जगह पे नहीं था, इसीलिए ये सभी मरीज एक एक करके वापस जाने लगे। जबकि सुजुआन की बात की तो इन सभी से सुजुआन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। और तभी उस जगह पे एक ओल्ड मैन है जिसने सुजुआन से रिक्वेस्ट की कोई उसका इलाज कर दे, क्योंकि उस ओल्ड मैन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। जबकि उस ओल्ड मैन की बातों को सुनने के बाद सुजुआन ने उस ओल्ड मैन को ध्यान से देखा और एक ही नजरों में सुजुआन ने उस ओल्ड मैन की बीमारी पकड़ ली। तभी सुजुआन ने उस ओल्ड मैन से सवाल किया, क्या तुम्हें रातों में नींद नहीं आती और साथ ही तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि तुम्हारा शरीर काफी ज्यादा थका हो और अक्सर तुम्हें काफी ज्यादा ठंडी लगती होगी, साथ ही काफी ज्यादा पेन होता होगा। जबकि सुजुआन की बातों को सुनने के साथ ही वो ओल्ड मैन तो पूरी तरह से चौंक गया। साथ ही उसे यकीन हो चुका था कि सुजुआन उसे ठीक कर देगा, इसलिए उसने रिक्वेस्ट की कि सुजुआन उसे ठीक कर दे। जबकि ये सुनने के बाद सुजुआन ने उस ओल्ड मैन से कहा कि तुम्हारी लंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, साथ ही तुम्हारी एज की वजह से तुम्हारी बॉडी में एनर्जी की थोड़ी सी कमी हो चुकी है। ये कहते हुए सुजुआन एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार करने लगा, जिसके बाद सुजुआन ने उस ओल्ड मैन से कहा मैंने इस प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ दवाइयाँ लिख दी है, अगर तुम इन मेडिसिन को लोगे तो तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। जबकि सुजुआन की लिखी गई मेडिसिन को देखकर तो पुराना मैनेजर शॉक हो गया, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि सुजुआन को मेडिसिन के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज होगी, क्योंकि सुजुआन ने जिन मेडिसिन को जिक्र किया था वो काफी अच्छा था और इन मेडिसिन को लेकर ये ओल्ड मैन भी जल्दी ठीक हो सकता था। तभी उस पुराने मैनेजर ने अपनी बिहेवियर के लिए सुजुआन से माफी मांगी, क्योंकि उसे साफ पता चल चुका था कि सुजुआन को मेडिसिन के बारे में काफी कुछ नॉलेज है। ये सुनने के बाद सुजुआन ने भी उसे माफ कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने अपने काम को कंटिन्यू रखा। फिर सीन शिफ्ट होकर अब हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुजुआन एक हवेली के अंदर आ चुका था और ये वही जगह थी जहाँ आपसे सुजुआन रहेगा, लेकिन वो जगह दिखने से काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। साथ ही सुजुआन ने भी महसूस किया कि इस जगह पे कुछ गड़बड़ है। तभी सुजुआन ने हुआंगजून को बताया कि मैंने कुछ लोगों से सुना था कि इस जगह पे गोश्त रहते हैं। जबकि सुजुआन की बातों को सुनने के साथ ही हुआंगजोंग काफी ज्यादा डर गया, इसलिए उसने सुजुआन से कहा कि वो इस जगह पे नहीं रुकेगा। जबकि ये सुनने के बाद सुजुआन ने भी हुआंगजोन को जाने की परमिशन दे दिया और इसके बाद ही सुजुआन की नजर एक कुएं पे पड़ी, जिसके अंदर से सुजुआन को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन तभी सुजुआन ने पीछे पलट के देखा, जहाँ पर हुआंगजोन काफी ज्यादा डर कर एक दरवाजे के पीछे जाकर छुप चुका था, जो देखकर सुजुआन को उस पे हंसी आने लगी। तभी सुजुआन ने उस कुएं की ओर देखते हुए हुआंगजोन से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। दरअसल तुम्हें ये पता लगाना है कि इस हुआंगलिंग सिटी में सबसे अच्छे से वेपन रिफाइन कौन करता है। जबकि ये सुनते ही हुआंगजोन काफी खुश हो गया, क्योंकि इस सिटी में ज्यादातर वेपन रिफाइन करने के शौक है उसी की फैमिली की है, इसीलिए एक अच्छे वेपन रिफाइनर को ढूंढना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। जिसके चलते हुआंगजोन सुजुआन के काम को करने के लिए तैयार हो गया और इसी के साथ हुआंगजोन उस जगह से चला गया। जबकि हुआंगजोन की जाने के बाद सुजुआन उस कुएं के पास आ चुका था। तभी सुजुआन ने उस कुएं पे लगे हुए जंजीरों को टच करते हुए अपने मन में कहा, यहाँ पर एक सील लगी हुई है। इसका तो साफ मतलब है कि इस जगह की मिस्टीरियस चीजों के बारे में पहले से किसी को मालूम था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने भी मुझे इस चीज के बारे में नहीं बताया। इसी के साथ ही सुजुआन को समझ में आ चुका था कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। फिर अगली सीन में हम रात को वो फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो फैमिली का एक एल्डर एक जगह पे बैठा हुआ था। तभी उसी जगह पे उसका बेटा भी आ गया, जिसने अपने फादर को बताया कि सुजुआन ने उनके लोगों को मेडिकल शॉप से निकाल दिया है और इसी तरह से सब कुछ चलता रहा तो उनका काफी ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। ये सुनने के बाद उसके फादर के चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी उस एल्डर ने कहा, सुजुआन को जो करना है उसे करने दो। ये सुनने के बाद तो उसका बेटा चौंक गया, लेकिन तभी उस एल्डर ने अपने बेटे से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि अभी सुजुआन कहाँ रह रहा है। ये कहने के साथ ही उसने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, सुजुआन अभी मेडिकल शॉप के बैकयार्ड में रहता है और इस बैकयार्ड में सालों पहले एक हादसा हुआ था, इसीलिए मैंने काफी सारे सिल्वर टेल्स खर्च करके एक टाउस्ट को बुलाया था, जिसने मुझे बताया कि उस बैकयार्ड में एक पावरफुल गोश्त रहता है। साथ ही उस टाउस्ट ने उस गोश्त को एक कुएं में कैद कर दिया, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि इस जगह पे कोई भी जिंदा इंसान नहीं आना चाहिए और अगर उस बैकयार्ड में फिर से कोई व्यक्ति उस जगह पे आता है तो फिर वो गोश्त आजाद हो जाएगी। जबकि अपने फादर की बातों को सुनने के बाद उसे समझ में आ चुका था कि अब उस जगह पे सुजुआन है। इसका मतलब है कि वो गोश्त अपने आप को आज रात आजाद करवा लेगी और जैसे वो गोश्त एक बार आजाद हुई तो वो फिर सुजुआन को खत्म कर देगी। जबकि उसके फादर के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। फिर सीन शिफ्ट होकर हम सुजुआन को देखते हैं, जो मेडिकल शॉप के बैकयार्ड में बैठा हुआ था, लेकिन तभी उस जगह पे कुछ मिस्टीरियस चीजें होने लगी और तभी किसी मिस्टीरियस शख्स ने
सुजुआन पे अटैक करना चाहा, लेकिन सुजुआन ने काफी आसानी से अपने एक ही अटैक के अंदर उसे अपने से पीछे कर दिया। और हमें जानने को मिलता है जिस शख्स ने सुजुआन पे अटैक करने की कोशिश की है वो तो असल में एक सोल है। तभी सुजुआन ने उस सोल की ओर बढ़ते हुए कहा, तो फाइनली तुम बाहर आ चुकी हो। जबकि ये सुनते ही उस सोल ने अपने आप को ब्लैक फॉग में ट्रांसफॉर्म कर लिया और काफी स्पीड से सुजुआन की ओर बढ़ने लगी, लेकिन सुजुआन ने उसकी ओर अटैक कर दिया, जिससे टकराते हुए वो दूसरी ओर मुड़ गई। लेकिन ये देखने के साथ ही सुजुआन उस सोल पे और भी अटैक करने लगा दिया, लेकिन इन अटैक से भी उस सोल पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसलिए सुजुआन ने अपने मल्टीपल अटैक्स को तैयार करते हुए उस ब्लैक फॉग पे हमला कर दिया, जिससे काफी घायल होकर वो सोल अपने असली रूप में आ गई। और अब हमें बताया जाता है कि सोल का नाम किंग गुआंग है। तभी वो सोल सुजुआन की ओर देखते हुए उसे रिक्वेस्ट करने लगी कि सुजुआन उसे न खत्म करे, क्योंकि वैसे भी वो काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और जहाँ तक रही सुजुआन पे हमला करने की बात, तो वो तो बस उसकी मजबूरी थी। जबकि ये देखने के बाद सुजुआन ने कहा, तुम तो सचमुच एक लो लेवल की गोश्त हो। तभी सुजुआन ने उस सोल की ओर देखते हुए कहा, मैं तुमसे भी कुछ सवाल करूंगा और अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं उसी समय तुम्हें खत्म कर दूंगा। जबकि ये सुनने के साथ ही वो सोल जिसका नाम किंग गुआन था वो पूरी तरह से तैयार हो गई। तभी सुजुआन ने उस सोल से सवाल किया कि तुम सचमुच काफी सालों से इस पेड़ के अंदर छुपी हुई थी, जिस पर उस सोल ने भी एग्री किया। तभी सुजुआन ने उस सोल की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी ताकत को देखते हुए साफ है कि तुम किसी को भी नहीं मार सकती और ना ही मैंने तुम्हारे सोल से कोई किलिंग इंटेंट महसूस किया है। लेकिन भले ही तुमने किसी को भी ना मारा हो, लेकिन इसके बावजूद मैंने इस जगह से कुछ महसूस किया है। जब सुजुआन उस सोल से बात कर ही रहा था, तभी दूसरी तरफ हम उस कुएं का सीन देखते हैं, जहाँ से एक पैरासाइट निकलते हुए काफी तेज से सुजुआन की ओर अटैक कर दिया। जबकि ये देखते ही वो सोल सुजुआन के लिए काफी परेशान हो गई। इस पार्ट की शुरुआत भी इसी जगह से होती है, जहाँ एक पैरासाइट ने कुएं से निकलते हुए सुजुआन पे अटैक कर दिया था। लेकिन इससे पहले वो पैरासाइट सुजुआन को चोट पहुंचा पाता, उससे पहले सुजुआन ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। तभी सुजुआन को समझ में आया कि आखिर उसे इस जगह से ब्लड की स्मेल क्यों आ रहा था, क्योंकि दरअसल इन पैरासाइट की वजह से ब्लड की स्मेल आ रही थी। तभी सुजुआन ने उस सोल से सवाल किया, क्या तुम्हें मालूम है कि आखिर इन पैरासाइट को कौन कंट्रोल कर रहा है? जबकि सुजुआन की बातों को सुनने के साथ ही वो सोल परेशान हो गई। लेकिन इससे पहले ये सोल इन पैरासाइट के बारे में सुजुआन को कुछ भी बता पाती, उससे पहले उस कुएं से काफी मात्रा में ब्लैक फॉग निकलने लगा, जो देखकर तो वो सोल और भी परेशान हो गई, क्योंकि उस ब्लैक फॉग में काफी मात्रा में पैरासाइट मौजूद थे। तभी काफी सारे पैरासाइट ने मिलकर सुजुआन पे अटैक कर दिया, लेकिन ये देखते ही सुजुआन ने काफी आसानी से उनके अटैक को डॉज करते हुए उन्हें खत्म करने लगा। और कुछ समय के अंदर सुजुआन ने कुछ पैरासाइट को बीच से काट दिया, लेकिन अभी भी उस ब्लैक फॉग के अंदर काफी मात्रा में पैरासाइट मौजूद थे। इसलिए सुजुआन ने जंप करते हुए उस ब्लैक फॉग के पास आ गया और तभी सुजुआन ने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस जगह पे एक धमाका किया, जिससे एक ही बार में सभी के सभी पैरासाइट मारे गए। और उस जगह पे मौजूद सभी पैरासाइट के खत्म होते ही वो ब्लैक फॉग भी उस जगह से डिसअपीयर हो गई। तभी सुजुआन ने अपनी जगह पे बैठते हुए सोल से कहा, अगर तुम बचना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, इसलिए जल्दी से तुम अपने बारे में और अपनी पहचान के बारे में मुझे सब कुछ बता दो। साथ ही इन पैरासाइट के बारे में तुम्हें जो भी मालूम है वो सब कुछ सच सच बताना, और अगर तुमने मुझसे कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इसी जगह पे खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ ये सुनते ही वो सोल अपने घुटनों पे आ गई। तभी उस सोल ने सुजुआन को बताया कि उसका नाम किंग वही है और उसे टाओइस्ट वू ने कैप्चर कर रखा है और वो चाहकर भी इस जगह से नहीं निकल सकती, क्योंकि टाओइस्ट वू ने अपने किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे इस जगह पे कैप्चर किया है। लेकिन साथ ही उस टाओइस्ट वू ने मुझसे वादा किया है, अगर मैं उसकी बात मानती हूँ तो वो मुझे बाद में आजाद कर देगा। जबकि ये सुनने के बाद सुजुआन शॉक हो गया। तभी सुजुआन ने शॉक होते हुए उस सोल से सवाल किया, लेकिन टाओइस्ट वू तुम्हारी जैसे एक मामूली सोल को क्यों कैप्चर करेगा, क्योंकि ना ही तुम्हारे पास कोई पावर है और ना ही कोई खास एबिलिटी। जबकि ये सुनने के बाद उस सोल ने सुजुआन को बताया कि टाओइस्ट वू ने उसे क्यों कैप्चर किया है। दरअसल टाओइस्ट वू ने उसे एक काम दिया है, अगर इस जगह पे कोई व्यक्ति आए तो मैं उसे डराऊं, और मेरे डराने के बाद ये सभी पैरासाइट कुएं से बाहर निकलकर इन सभी लोगों के खून को चूस लेते हैं और इससे उन लोगों की मौत हो जाती है। जबकि इन सभी बातों को सुनने के बाद सुजुआन ने अपने मन में सोचा, इस जगह पर टोटल 100 से भी ज्यादा पैरासाइट्स मौजूद थे, जो अपने आप में काफी खतरनाक है, और इन सभी पैरासाइट का सामना करने के लिए किसी कल्टीवेटर का होना जरूरी है, जिसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई होनी चाहिए, तभी जाकर कोई व्यक्ति इन पैरासाइट से अपने आप को बचा पाएगा। इसलिए देखा जाए तो टाओइस्ट वू को लोगों को डराने के लिए किसी भी सोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सभी पैरासाइट अपने आप में काफी खतरनाक है। इसलिए हो ना हो टाओइस्ट वू ने अपने किसी दूसरे मकसद के लिए इस सोल को यहाँ पर
पर रखा है और इसके बारे में इस सोल को खुद भी कुछ भी नहीं मालूम। तभी सुजन ने उस सोल से कहा ये जगह काफी सुनसान है, इसीलिए इस जगह पे बहुत ही कम ही लोग आते होंगे और ऐसे में इन पैरासाइट का अब तक सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद ये सभी पैरासाइट्स तो अभी तक जिंदा है। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये सभी पैरासाइट अब तक क्यों नहीं मरे? जबकि ये सुनने के बाद उस सोल ने सुजन की बातों से एग्री करते हुए कहा इस जगह पे बहुत ही कम ही लोग आते हैं, इसीलिए इन सभी पैरासाइट का सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल था। पर वो टाइस्ट वो हर 3 दिनों के अंदर इस जगह पे कुछ लोग को लेके आता है जिन्हें खाकर और खून पीकर इस भी पैरासाइट अब तक जिंदा है। जबकि ये सुनने के बाद सुजन को सब कुछ समझ में आ चुका था। दरअसल ये टाइस्ट वो इस जगह पे काफी सारे पैरासाइट को पाल रहा था और उसके पैरासाइट के बारे में किसी को ना मालूम हो, इसीलिए उसने इस सोल को इस जगह पे कैप्चर किया ताकि वो इस जगह पे आए हुए व्यक्ति को डराए, जिससे इस जगह पे कोई व्यक्ति नहीं आता और ये जगह काफी समय से इसी वजह से सुनसान पड़ी हुई है। ये सब सोचने और समझने के बाद सुजन ने उस सोल से फिर से सवाल किया कि आखिर वो टाइस्ट वो इस जगह पे कब आएगा। जबकि ये सुनने के बाद उस सोल ने सुजन को बताया कि टाइस्ट वो को इस जगह पे आए हुए काफी समय हो चुके हैं, इसीलिए वो आज रात इन सभी इंसेक्ट्स को खिलाने के लिए कुछ इंसान को जरूर लेके आएगा। जबकि ये सुनने के बाद सुजन ने कहा ये तो काफी अच्छा कोइंसिडेंस है। ये कहने के साथ ही सुजन ने उस सोल से फिर से सवाल किया क्या तुम्हें उसकी कल्टीवेशन के बारे में कुछ मालूम है? जबकि ये सुनने के बाद उस सोल ने सुजन को बताया कि उस टाविस्ट वो की कल्टीवेशन QI गैदरिंग रिलम पे है, जबकि वो पिछले 1 साल से अपने मेरिडियंस को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। जबकि उस टाविस्ट की कल्टीवेशन जानने के बाद सुजन काफी खुश हो चुका था क्योंकि सुजवान QI गैदरिंग रैम के एक्सपर्ट्स को संभाल सकता था। जबकि ये सब सोचने के बाद सुजवान ने उस सोल से कहा कि तुम वापस इस पेड़ के अंदर चली जाओ, साथ ही तुम ऐसा दिखावा करो कि इस जगह पे कुछ भी नहीं हुआ और जब मैं एक बार टाइस्ट वो से निपट लूंगा उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। जबकि ये सुनने के बाद वो सोल काफी खुश हुए कि सुजवान उसे नहीं मारेगा। ये सब सोचते हुए सोल वापस से उस ट्री के अंदर चली गई। जबकि उस सोल के जाते ही सुजवान ने अपने मन में कहा मेरे भी करेंट कल्टीवेशन ब्लड रेलम के दूसरे स्टेज रिफाइनिंग स्टेज पे है, लेकिन इसके बावजूद नॉर्मल सिचुएशन में मैं QI गैदरिंग रेलम के एक्सपर्ट से भी लड़ सकता हूँ। पर टाविस्ट वो की सिचुएशन कुछ अलग है क्योंकि वो अपनी कल्टीवेशन के लिए इविल मेथड का इस्तेमाल करता है, इसलिए ये बात नॉर्मल है कि उसके पास इविल मेथड की कोई कमी नहीं होगी जिसे वो लड़ाई के दौरान भी इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेगा। सुजवान की सब सोचते ही हम एक तलवार को देखते हैं जिसे काफी सारे जंजीरों ने लपेट रखा था, लेकिन तभी उस स्वॉर्ड में थोड़ी बहुत हलचल महसूस हुई, जिसे महसूस करने के बाद सुजवान ने अपने मन में कहा ऐसा लगता है कि अब मुझे भी अपने हिडन ट्रम्प कार्ड को शो करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं इस फाइट को जीत पाऊंगा। सीन शिफ्ट होकर हम इन्हीं दीवारों के पीछे की साइड देखते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति ने एंट्री ली और ये चीज सुजवान को भी पता चल गया। साथ ही सुजवान को समझ में आ चुका था ये हो ना हो टाइस्ट वो होगा। जबकि दूसरी तरफ हम उस पर्सन को फिर से देखते हैं जो सचमुच टाइस्ट वो था, जो अपने साथ कुछ इंसानों को भी लेके आया था ताकि वो अपने पैरासाइट्स को खिला सके। लेकिन जैसे ही टाइस्ट वो की नजर कुएं पे गई तो शॉक हो गया क्योंकि कुएं के अंदर उसका कोई भी पैरासाइट मौजूद नहीं था और होंगे भी कैसे क्योंकि सुजवान ने सभी को खत्म कर दिया था। लेकिन ये बात टाइस्ट वो को अभी तक नहीं मालूम था, इसलिए टाइस्ट वो ने सोल से सवाल किया आखिर मेरे सारे पैरासाइट्स कहाँ गए, लेकिन उस सोल ने टाइस्ट वो से कुछ भी नहीं कहा, जो बात टाइस्ट वो को काफी अजीब लगी। इसीलिए टाइस्ट वो ने खुद आगे बढ़कर कुएं के अंदर झांका, लेकिन उस कुएं के अंदर तो उसके कोई भी पैरासाइट मौजूद नहीं थे, जो देखकर टाइस्ट वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि उसने काफी सालों से इन पैरासाइट्स का ध्यान रखा था, लेकिन आज अचानक उसके सारे पैरासाइट्स गायब हो गए, जिस बात से वो गुस्सा होकर चिल्लाने लगा। लेकिन तभी गोस्ट वो ने कुछ महसूस किया जिसकी वजह से वो दूसरी डायरेक्शन की ओर देखने लगा और तभी सुजवान ने गोस्ट वो के सामने आते हुए कहा तुम सोल को कितना भी बुला लो लेकिन वो सोल कभी भी नहीं आएगी क्योंकि उस सोल को मैंने तुम्हारे जंगल से आजाद कर दिया है और जहाँ तक रही बात तुम्हारी पैरासाइट्स की तो उन सभी को मैंने खत्म कर दिया है। जबकि ये सुनते ही टाइस्ट वो चौंक गया। तभी उसने सुजवान से सवाल किया आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। ये कहने के बाद उसने पीछे की ओर मुड़ते हुए कहा खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। साथ ही टाइस्ट वो को ये बात झूठ लग रही थी कि सुजवान ने उसके सभी इंसेक्ट्स को खत्म कर दिया और ऐसा टाइस्ट वो को इसलिए लग रहा था क्योंकि सुजवान की कल्टीवेशन भी काफी लो थी, इसीलिए सुजवान के लिए उसके सभी इंसेक्ट्स को मार पाना लगभग नामुमकिन सा था। इसलिए टाइस्ट वो ने सुजवान से कहा तुम तो ब्लड रेलम के एक मामूली से एक्सपर्ट हो, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी डिंगे आंक रहे हो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी फालतू की बकवास सुनूं। जल्दी से तुम अपने मास्टर को सामने बुलाओ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई मास्टर होगा जिसके बलबूते पे तुम इतने बड़े बड़े डिंगे आंक रहे हो। जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद सुजवान ने उसकी बातों को रिप्लाई करते हुए कहा इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मेरा टीचर बन सके। जबकि सुजवान की बातों को सुनने के बाद टाइस्ट वो भी सुजवान की ओर देखने लगा। तभी टाइस्ट वो ने सुजवान की ओर देखते हुए कहा अगर तुम अपने मास्टर को नहीं बुलाते तो फिर मुझे बुले मत देना कि मैं तुम्हारे साथ सही से व्यवहार नहीं कर रहा। जबकि ये सुनने के बाद सुजवान ने अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्वॉर्ड को क्रिएट करते हुए कहा अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर एक QI
वाई गैदरिंग रेलम का एक्सपर्ट कितना खतरनाक हो सकता है। ये कहते हुए सुजुआन ने अपने स्वॉर्ड इंटेंट से टाओस्ट वू पे अटैक कर दिया, लेकिन इससे पहले सुजुआन का अटैक टाओस्ट वू को लगता उससे पहले टाओस्ट वू उस जगह से फोक में ट्रांसफॉर्म होकर गायब हो गया। तभी टाओस्ट वू ने शौक होते हुए सुजुआन से सवाल किया, क्या तुम स्वॉर्ड इंटेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हो? लेकिन उसके इस सवाल को इग्नोर करते हुए सुजुआन ने अपने थ्रोशल पावर को एक्टिवेट करते हुए इस पर एक बार फिर से अटैक कर दिया। लेकिन इस बार सुजुआन के अटैक को रोकने के लिए टाओस्ट वू भी तैयार हो चुका था, इसलिए जल्दी से उसने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सुजुआन के अटैक को रोकने लगा और अपने सामने टाओस्ट वू ने एक डिफेंस को तैयार कर लिया था, जबकि दूसरी तरफ सुजुआन बिना रुके अपने स्वॉर्ड इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर रहा था। और एक वक्त पे आकर सुजुआन ने टाओस्ट वू के डिफेंस को तोड़ दिया, जबकि सुजुआन की पावर के इम्पैक्ट से टाओस्ट वू को कुछ कदम पीछे लेने पड़े। तभी टाओस्ट वू ने गुस्सा होते हुए सुजुआन से कहा, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहते हुए टाओस्ट वू ने सुजुआन की ओर काफी तेज से बढ़ते हुए उस पर अटैक कर दिया, लेकिन सुजुआन ने काफी आसानी से उसके अटैक को अवॉइड कर दिया। जबकि ये सुनने के बाद सुजुआन ने टाओस्ट वू से कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आज मैं नहीं बल्कि तुम मारे जाओगे और वो भी मेरे हाथों। ये कहते हुए सुजुआन टाओस्ट वू की ओर बढ़ने लगा, जो देखते टाओस्ट वू एक और फिर से फॉग में ट्रांसफॉर्म हो गया और सुजुआन पे पीछे से स्नेक अटैक करने की कोशिश की, लेकिन सुजुआन ने किसी तरह से उसके अटैक को डॉज करते हुए उस पे अटैक कर दिया। पर सुजुआन के अटैक से टाओस्ट वू बचते हुए सुजुआन पे एक और फिर से अटैक कर दिया, जो अटैक सीधे सुजुआन को जा लगा। लेकिन फिलहाल सुजुआन ने इस चीज को इग्नोर करते हुए यिंग यांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसके अंदर से मल्टीपल स्वॉर्ड्स निकलकर टाओस्ट वू पे थ्रो होने लगे। और इसी बीच सुजुआन ने अपने दूसरे अटैक को रेडी करते हुए जल्दी से टाओस्ट वू की ओर कर दिया, लेकिन टाओस्ट वू ने किसी तरह से सुजुआन के अटैक को डॉज कर लिया। लेकिन इससे पहले टाओस्ट वू कुछ भी समझ पाता उससे पहले सुजुआन ने टाओस्ट वू के नीचे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से टाओस्ट वू यिंग यांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका था। लेकिन इससे पहले सुजुआन टाओस्ट वू को अपने फॉर्मेशन के अंदर कैप्चर कर पाता उससे पहले टाओस्ट वू ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सुजुआन के फॉर्मेशन को तोड़ दिया और अगले पल उसने हवा में आते हुए अपनी थ्रोशल पावर का इस्तेमाल करते हुए 2 गोली को क्रिएट कर लिया और अगले पल उसने बिना देरी के सुजुआन पे अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ गया। जबकि देखते ही सुजुआन ने अपने स्वॉर्ड इंटेंट से अटैक करके उसे पीछे हटने पे मजबूर कर दिया, लेकिन इस अटैक के इम्पैक्ट से सुजुआन को भी अपने कुछ कदम पीछे लेने पड़े। तभी टाओस्ट वू ने हंसते हुए दोबारा से अपने आप को फॉग में ट्रांसफॉर्म कर लिया। साथ ही उसने सुजुआन से कहा, मैंने सचमुच तुम्हें काफी हल्की में लिया, लेकिन चाहे तुम्हारी स्वॉर्ड इंटेंट कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन तुम हो तो एक ब्लड रिफाइन के एक मामूली से एक्सपर्ट ही, इसलिए तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जबकि सुनते ही सुजुआन के चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी उसने उससे कहा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा? पर सच तो यह है, तुम्हें हराने के लिए मुझे केवल एक ही शॉट की जरूरत है। ये कहते हुए सुजुआन ने अपने किसी पावर को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह चलते उसके आसपास काफी मात्रा में थ्रोशल एनर्जी इकट्ठा होने लगी। जिन थ्रोशल पावर को सुजुआन ने लाइटनिंग थ्रोशल पावर के साथ मर्ज करते हुए एक जायंट शॉट को क्रिएट कर लिया और बिना देरी के सुजुआन ने टाओस्ट वू पे अटैक कर दिया। लेकिन टाओस्ट वू की कल्टीवेशन काफी पावरफुल होने की वजह से वो सुजुआन के अटैक से काफी आसानी से बच पा रहा था। तभी टाओस्ट वू ने अपनी थ्रोशल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास एक पावरफुल डिफेंस को क्रिएट कर लिया, जिससे सुजुआन की स्वॉर्ड उसी जगह पे टूट गई। जबकि ये देखते ही सुजुआन ने अपने हेवन और अर्थ की पावर को एक्टिवेट कर लिया, जिससे सुजुआन के आसपास हेवन और अर्थ की काफी सारी एनर्जी आ गई। तभी सुजुआन ने अपनी क्लीनिंग द वर्ल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टाओस्ट वू पे अटैक कर दिया, जिससे उस जगह पे मल्टीपल स्वॉर्ड के क्लोन क्रिएट हो गए, जिन्होंने काफी तेज से मूव करते हुए टाओस्ट वू पे अटैक कर दिया। और इससे पहले टाओस्ट वू कुछ कर पाता उससे पहले वो घायल होकर जमीन पे नीचे गिर गया। तभी टाओस्ट वू ने हंसते हुए सुजुआन से कहा, लड़के मैंने सचमुच तुम्हें काफी अंडरएस्टिमेट किया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी हल्की सी पावर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये कहते हुए वो अपनी जगह पे वापस खड़ा हो गया। तभी उसने सुजुआन की ओर देखते हुए कहा, अब तक तुम्हें जितना भी करना था तुमने कर लिया, लेकिन अब करने की बारी मेरी आ चुकी है। ये कहते हुए उसने अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपने आसपास एक डिफेंस को क्रिएट कर लिया और जल्दी से वो अटैक करने के लिए सुजुआन की ओर बढ़ गया। लेकिन ये देखते ही सुजुआन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने लगा, जबकि इन दोनों की टकराव की वजह से इस जगह पे थ्रोशल एनर्जी भी रिलीज होने लगी। तभी अचानक इन दोनों की पावर गायब हो गई और अगले पल इन दोनों ने क्लोज कॉम्बैट में फाइट करना शुरू कर दिया। तभी सुजुआन ने टाओ को लात मारते हुए अपने से पीछे धकेल दिया और बिना देरी के सुजुआन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टाओ पर अटैक कर दिया। लेकिन ये देखते ही टाओ ने भी अपने आप को बचाने के लिए अपने आसपास एक डिफेंस को क्रिएट कर लिया, जिससे उसने अपने आप को सुजुआन के अटैक से बचा लिया था। और इसी तरह से ये फाइट कंटिन्यू रही। लेकिन इस टाइप से कुछ समय फाइट करने के बाद टाओइस्ट वो ने अपने से सुजुआन को दूर कर दिया। दूसरी तरफ अब तक सुजुआन काफी एग्जॉस्ट हो चुका था
जबकि सुजोन की कंडीशन को देखकर टाउस्ट वो उसे चैलेंज करने लगा। इसलिए सुजोन ने अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को क्रिएट कर लिया। इसके साथ ही सावन ने टाउस्ट की ओर देखते हुए कहा, भरे मेरी अभी करंट कल्टीवेशन लेवल ब्लड रिफाइनिंग स्टेज की हो, लेकिन मेरी पावर भी तुम्हें मारने के लिए काफी है। ये कहते हुए सुजोन टाउस्ट पे अटैक करने लगा। जबकि सुजोन की इन अटैक से बचने के लिए टाउस्ट ने अपने सामने ब्लैक फोकस से बने हुए डिफेंस को क्रिएट कर लिया, जिसके चलते टाउस्ट को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन टाउस्ट को सुजोन की हरकतों से काफी गुस्सा आ रहा था। तभी टाउस्ट ने सुजोन पे गुस्सा होते हुए कहा, आज मैं तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी सोल को खींचकर उसे खा जाऊंगा। जबकि ये सुनने के बाद सुजोन ने अपने हमलों को रोकते हुए कहा, अब तक तुम्हें जो भी करना था तुमने कर चुके, लेकिन अब इसके आगे जो भी होगा वो मैं करूंगा। जबकि ये सुनने के बाद टाउस्ट वो अपने किसी इविल मेथड का इस्तेमाल करने लगा, जिस वजह से उसके बोतल से धीरे धीरे करते हुए काफी मात्रा में ब्लैक फॉग निकलने लगा। तभी टाउस्ट ने सुजोन को बताया कि मैंने अपने 6 साल इस गोस्ट बेबी को रिफाइन करने में लगा दिए, तब जाकर मैं कहीं इसे रिफाइन करने में कामयाब हो पाया। और अब तक न जाने इस गोस्ट बेबी ने मेरे अनेकों दुश्मनों को मारने में मदद की। और आज तुम्हारे पास चाहे हजारों ट्रम्प कार्ड क्यों ना हो, लेकिन आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। ये कहते हुए टाउस्ट ने गोस्ट बेबी को सुजोन पे अटैक करने के लिए भेज दिया। जबकि दूसरी तरफ ये देखते हुए सुजोन के चेहरे पे स्माइल आ गई। इसके अगले पल सुजोन ने बिना देरी के 9 इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करने लगा। और 9 इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर इतने टेरिफाइंग था कि गोस्ट बेबी भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया। और देखते ही देखते 9 इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर की वजह से गोस्ट बेबी पूरी तरह से डिसअपीयर हो गया, जो देखकर तो टाउस्ट वो पूरी तरह से सरप्राइज हो गया। साथ ही 9 इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर की वजह से टाउस्ट वो की बॉडी एक ही जगह पर रुक चुकी थी। इसलिए सुजोन ने जल्दी से मूव करते हुए टाउस्ट वो को अपनी 9 इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए खत्म कर दिया। जबकि तभी सुजोन ने टाउस्ट को बताया कि अभी उसने 9 इंपीरियल पावर का इस्तेमाल किया, वो तो बस हल्की सी है। जबकि देखते हुए टाउस्ट पूरी तरह से शॉक हो गया था। तभी उसने सुजोन से सवाल किया, क्या तुम सचमुच अभी ब्लड रिफाइनिंग स्टेज पे हो? जिसका रिप्लाई करते हुए सुजोन ने कहा, मैं अभी इसी लेवल पे हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद तो टाउस्ट काफी गुस्सा हो चुका था। तभी उसने सुजोन से गुस्सा होते हुए कहा, तुमने भले मुझे मार दिया हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम जिंदा रहोगे, क्योंकि तुमने मुझे मारकर मेरे ट्रैप के एक बड़ी मिशन को फेल किया है। इसीलिए मेरे ट्रैप के लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए टाउस्ट की उसी जगह पे मौत हो गई। जबकि उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सुजोन अपनी 9 इंपीरियल स्वॉर्ड की ओर देखने लगा, जो फिलहाल हवा में फ्लोट कर रहा था। लेकिन अगले ही पल काफी सारे जंजीरों ने उसे जकड़ लिया। इसका मतलब था कि सुजोन अभी भी इसकी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जबकि तभी सुजोन को किंग वांग सोल के बारे में याद आया, इसलिए सुजोन ने उसे बाहर आने को कहा। जबकि सुनते ही किंग वांग पेड़ से निकलते हुए सुजोन के सामने माफी मांगने लगी। साथ ही सुजोन से रिक्वेस्ट करने लगी ताकि वो उसे ना मारे, जबकि इसके बदले में वो उसका कोई भी काम कर देगी। लेकिन सुजोन ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए एक बार फिर से उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछने लगा। लेकिन किंग वांग को ज्यादा उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, इसलिए सुजोन ने इस बात को छोड़ दिया। साथ ही सुजोन ने किंग वांग से कहा, तुमने पहले टाउस्ट के बारे में बताकर तुमने पहले मेरी काफी मदद की है, इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकालूं। लेकिन अब तुम एक सोल बन चुकी हो, इसीलिए अगर मुझे तुम्हें पूरी तरह से आजाद करवाना है तो युआन टाओ लेवल पर पहुंचना होगा, क्योंकि युआन टाओ पावर के साथ ही मैं तुम्हें पूरी तरह से आजाद करवा पाऊंगा। लेकिन करंट कल्टीवेशन लेवल मेरे काफी ज्यादा कम है, इसीलिए फिलहाल तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए सुजोन ने किंग वांग की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे फॉलो करोगी? क्योंकि अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद कर पाऊंगा। साथ ही मैं कई सारे सीक्रेट मेथड्स भी जानता हूँ, जिसकी मदद से मैं तुम्हें गाइड कर पाऊंगा। और इन फ्यूचर जब तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी तब तुम खुद सोल की फॉर्म से आजाद हो जाओगी। मेरे हिसाब से इस जगह पे सुजोन का कहने का मतलब होगा, अगर ये सोल अपनी पावर को आगे बढ़ाती जाएगी तो ये खुद को खुद आगे जिंदा हो जाएगी, यानी कि सोल अपनी बॉडी को भी रिकवर कर पाएगी। जो कैसे होगा ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। जबकि ये सुनने के बाद तो किंग वांग काफी खुश हो गई। इसके साथ ही वो सुजोन के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। तभी सुजोन ने उस सोल की ओर देखते हुए कहा, इससे पहले कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी बॉडी पे एक सीलिंग मार्क छोड़ना होगा, ताकि इन फ्यूचर तुम मुझे धोखा ना दो। ये कहते हुए सुजोन ने अपनी 9 इंपीरियल स्वॉर्ड की मदद से उस सोल पे एक सीलिंग मार्क लगा दिया। लेकिन जैसे सुजोन ने अपनी 9 इंपीरियल स्वॉर्ड की मदद से उस सोल के ऊपर एक प्रिंट छोड़ा, उसी समय कहीं दूर महलों में बैठी हुई सुजोन की डिसाइपल को भी इस चीज के बारे में मालूम हो गया। और अब हमें जानने को मिलता है कि सुजोन की डिसाइपल इस जगह की महारानी बन चुकी है। और अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 को देखा तो आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि ये कौन है। और साथ ही इसने अपने सीनियर ब्रदर से फाइट करके अपने आप को इस जगह की महारानी
डिक्लाइन कर दिया था और तब से शायद ये इस जगह पर रूल कर रही है। लेकिन अचानक 9 इंपीरियल सोर्ड की पावर को महसूस करके भी शॉक हो गई। इसलिए ये अपनी जगह से उठते हुए कहने लगी ये तो 9 इंपीरियल सोर्ड की एनर्जी थी, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि 9 इंपीरियल सोर्ड की एनर्जी कैसी है। और इसी जगह पे सुप्रीम सोर्ड सीजन 1 एंड होता है। आपको ये फुल एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। और तो और आपको सीजन 2 चाहिए या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका सीजन 2 भी एक्सप्लेन करूंगा। और इसके सीजन 2 के काफी सारे एपिसोड्स हैं और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सीजन 1 से ज्यादा क्वालिटी सीजन 2 के अंदर है। इसीलिए अगर आपको पसंद आता है तो मैं सीजन 2 भी एक्सप्लेन करूंगा। और अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं दूसरी सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए सीजन 2 आपको चाहिए या फिर नहीं, ये आप पे है। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको किसी और नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।